हाँ भाई, क्या हाल? बढ़िया। चलो भाई, तो आज अपना आखिरी लेक्चर नहीं, सेकंड लेक्चर किसका? यूनिट डायमेंशन का। हाँ, सेकंड लेक्चर। बहुत रटने वाला लेक्चर है आज का, कोई खास बात नहीं है। मतलब खास बात तो है, समझना पड़ेगा, बट रटने वाला लेक्चर है, प्योर। याद होना चाहिए, और अभी नहीं भी याद हो, धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी, अभी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आएंगी। बेसिकली इस वाले चैप्टर में क्योंकि यूनिट डायमेंशन है तो यूनिट सभी चैप्टर्स की आ सकती है, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके बारे की टर्मिनोलॉजी आपने अभी जानी नहीं है, इसलिए उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अगर अपन बात करें तो अपन ने पिछले टर्न पे क्या क्या पढ़ा था भाई? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज में जो अपन बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर अपन ने बोला भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। 7 तरह की अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, याद है कि भूल गए? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अपना कैंडेला यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, याद है कि भूल गए हो? याद है सर। ये अपनी 7 तरह की अपनी चीजें थी। उसके अलावा अपन ने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी, कौन कौन? एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, यानी कि स्टेरेडियन और मतलब रेडियन और स्टेरेडियन। हाँ सर, ये भी हमें याद है। फिर अपन ने बोली थी इनसे बनने वाली बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और बनाई जाती है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारी चीजें अपन ने करी थी। और ये भी बोला था कि और बहुत सारी बन सकती है जिन्हें भी आप जानते नहीं हो, पर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपको चीजें और आएंगी, वैसे वैसे आप उनको समझते जाओगे। बताया था कि कुछ चीजों को नाप सकते हैं, कुछ को नाप नहीं सकते, जैसे इमोशंस को नहीं नाप सकते तो उनको अपन फिजिकल क्वांटिटी में डालते नहीं हैं। पर फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करा जा सकता है। उसके बाद अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ी थी भाई, एफपीएस सिस्टम याद है? ब्रिटिशर्स वाला सिस्टम जो था, फुट, पाउंड और सेकंड वाला। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में भी अपन ने बोला भाई हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम है इंटरनेशनल। बोलो क्लियर है? जो वर्ल्ड वाइड पूरी जगह माना जाता है। किसी भी 2 देश में अगर ट्रांजैक्शन होना है किसी चीज को लेकर या किसी मास, लेंथ या किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर, तो जो यूनिट का आदान प्रदान होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई यूनिट सिस्टम में, जो कि अपन बोल सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम को फॉलो करता है, मीटर किलोग्राम सेकंड को। हाँ सर, ये बात हम कर चुके थे। फिर से एक बार कह दूं, आज का लेक्चर कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें बहुत कोई कंसेप्चुअल बातें हैं, पर आपको याद होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको लिखनी है, याद रखनी है, उसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आज का लेक्चर चालू कर लें? रटने वाला लेक्चर, पर याद होना चाहिए। जैसे मास्टर को याद है, मास्टर कौन? सर मैं, है कि नहीं? मास्टर कौन? मैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे चालू हो जाते हैं, पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं। हमने जो बेसिक बात समझी कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमने बोला क्या मतलब है, समझा? आप समझो अच्छे से। आपने बोला भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एग्रीड। पर हमने बोला कि भाई मास मान लो कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1 किलो। कितनी? 1 किलो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो क्लियर? हाँ सर, 1 किलो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक भाई, मान लेते हैं। अच्छा ठीक भाई, 1 किलो। अब मेरा पहला सवाल यह है कि भाई जैसे 1 किलो अपन लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ भाई। मान लीजिए कि अपन ने 1 किलो लिया। ये 1 किलो तूने कहां देखा? कहां देखा था 1 किलो? किसी बढ़िया की दुकान पे? बढ़िया की दुकान मतलब कि किसी भी ग्रेन मर्चेंट के यहाँ तुम सामान लेने जाते हो, या तुम बिग बाजार जाते हो, तुम्हारी इच्छा हो जहां तुम जाते हो, या सब्जी लेने गए हो, वहां पे 1 किलो का एक वेट होता है, बाट जिसे अपन कहते हैं हिंदी में अगर बोले तो अपन ने वेट जो होता है उस 1 किलो को तुमने देखा था? हाँ सर, हमने देखा था। वो 1 किलो वाला वेट जब आप वेट करते हो तो आपको पता है इधर जो भी चीज रखूंगा तराजू पे वो 1 किलो के बराबर होगी। वो 1 किलो का वेट किसने बनाया था? वो कोई तो एजेंसी होगी जिसने बनाया होगा, मान लीजिए कोई कंपनी थी जिसने बनाया। उसको वो 1 किलो वेट कहां से मिला? कहीं से तो मिला होगा। यानी कि 1 किलो की दुनिया में कोई तो फिक्स मास होगा कि हाँ भाई अच्छा इसे 1 किलो कहते हैं, इसे 1 किलो कहते हैं। दुनिया में कभी तो कोई बनाया होगा, अच्छा इतने वजन को 1 किलो कहते हैं, या इतनी लेंथ को 1 मीटर कहते हैं, या इतने टाइम को 1 सेकंड कहते हैं, या इतने चीज को 1 एम्पियर कहते हैं, या इतने टेम्परेचर को 1 डिग्री कहते हैं। हाँ सर, कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा जो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। ये स्टैंडर्डाइज करने के कई तरीके बरसों से चले आ रहे हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के। समय समय के साथ वो बदलते भी हैं। उनसे परफेक्ट अगर कोई स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका मिल जाता है तो उसको अपनाया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, अब अगर अपन बात करें तो कैसे इसमें आगे बढ़ना है,
क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो भाई सोचो भाई। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब किसी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, समझदार लोगों ने एक फिक्स चीज बना दी कि भाई ये 1 किलो है, ये 1 मीटर है, ये 1 एम्पियर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अब वो लोग अच्छे समझदार थे, ठीक भाई, ये भी हमें समझ में आ गया, पर वो स्टैंडर्डाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या बातों का पैरामीटर होना चाहिए। अच्छा भाई, जो भी चीज आप ले रहे हो उसकी सुटेबल साइज होनी चाहिए, शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, शुड बी सुटेबल साइज। ओके, सुटेबल साइज होनी चाहिए। अच्छा, मतलब 1 किलो नहीं, ऐसा नहीं कि अपन स्टैंडर्डाइजेशन क्योंकि अपने को नॉर्मल वेट लेना है तो 1 किलो एक चीज है, ऐसा नहीं कि अपन स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे, मान लीजिए कि अपन ने किसी और चीज का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि 1 टन का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, ज्यादा यूज में नहीं आती। ऐसी चीज का स्टैंडर्डाइजेशन करो जिसका आप छोटा हिस्सा करो तो भी काम आए, बड़ा हिस्सा करो तो भी काम आ जाए, और उतना रखो तो अमूमन ज्यादा काम आए। तो शुड बी एक्यूरेटली साइज्ड, मतलब सुटेबल साइज होनी चाहिए। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सुटेबल साइज है। सुटेबल साइज मतलब अगर मास की बात करें तो ग्राम में भी नाप सकते हो, केजी में भी नाप सकते हो, टन में भी नाप सकते हो, पर किस चीज को स्टैंडर्डाइज करें जो एक सुटेबल हो। सुटेबल मतलब जिसका छोटे हिस्से भी काम के कर पाए और बड़े हिस्से भी काम के कर पाए, और अमूमन वो 1 किलो की साइज ज्यादातर यूज में आती हो। हाँ सर, या लेंथ 1 मीटर की ले लें भाई, उसका बड़ा कर दो तो किलोमीटर हो गया, छोटा कर दो तो सेंटीमीटर हो गया, ऐसा ऐसा समझो। तो कुछ मिडिल वाली, छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। ओके, अच्छा, वो एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब उसकी डेफिनेशन हो कि भाई 1 किलो ये है या 1 मीटर ये है, वो एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। वेग डेफिनेशन नहीं कि 1 मीटर इतना, अरे इतना कितना, ऐसे थोड़ी लिखोगे भाई, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि ऐसे थोड़ी डिफाइन कर देंगे 1 मीटर कितना, भाई एनवी सर का हाथ ले लो ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, या एनवी सर के दोनों हाथ के गैप का बीच का गैप ले लो, वो है ना 1 मीटर है, ऐसे थोड़ी डिफाइन करते हैं। अरे यस और नो, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसी चीजों से डिफाइंड होनी चाहिए जिनको चेंज ना करा जा सके। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई एनवी सर का डायमीटर ले लो, है कि नहीं, वो डायमीटर 1 मीटर का है, अब पता लगा एनवी सर ने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया तो मोटे हो गए, अरे मोटे हो गए तो फिर क्या उनका 1 मीटर चेंज हो गया। हाँ भाई बिल्कुल सही बात। तो ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो एक्यूरेटली डिफाइंड हो और जिसे ज्यादा क्या बदला ना जा सके। ऐसा नहीं कि वो परिस्थिति के हिसाब से बदल गया, एनवी सर ने 2 रोटी ज्यादा खाई, डायमेंशन चेंज हो गए भाई, 1 मीटर पूरी दुनिया में बदल गया, अरे यस और नो, हाँ भाई ये तो गलत बात है। तो उसको एक्यूरेटली डिफाइन करना आना चाहिए। तो एक और चीज अपने ध्यान रखनी है, शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड कंडीशन। समय के साथ ऐसा नहीं कि एनवी सर मोटे हो गए तो 1 मीटर चेंज हो गया, यस और नो, वो टाइम और कंडीशन के साथ चेंज होना नहीं चाहिए। पता लगा एनवी सर जो है किसी ऐसे देश में गए जहां पे बहुत ठंड है, एनवी सर ने 4 जैकेट पहन ली तो फिर उनका डायमीटर चेंज हो गया, अरे यस और नो। तो कंडीशन और टाइम के साथ चेंज होना नहीं चाहिए, तभी तो पूरी दुनिया उसे मानेगी। एक्यूरेट होना चाहिए, सुटेबल साइज होना चाहिए, और इजी टू एक्सेस एंड रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल होना चाहिए। इजी टू एक्सेस मतलब उसको ऐसी जगह पे रखा जाए, ऐसा नहीं कि पता लगा अपन ने कि भाई मार्स पे रख दिया 1 मीटर, अब मान लो कभी भूल गए यहां पे, तो क्या उसे मार्स पे लेने थोड़ी जाओगे, अरे यस और नो, हाँ भाई सर बात सही बात है। और ऐसा भी हो कि अगर कोई देश उस चीज को वापस या कोई लोग उसे वापस रिप्रोड्यूस करना चाहे उस सिचुएशन को, तो वो उसे कर पाए। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट है वो बेसिकली फिक्स करा जाता है इन 4 पैरामीटर्स पे कि उसकी जो भी चीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी सुटेबल साइज होनी चाहिए, वो एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इजी टू एक्सेस होना चाहिए, रिप्रोड्यूस आसानी से करा जाना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो समय काल और परिस्थिति के साथ बदलना नहीं चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सर, अब सोचो हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, हमारी उनकी सबकी एक एक डेफिनेशन होनी चाहिए, और है, और वो डेफिनेशन टफ है और तुम्हें वो अभी समझ नहीं आएंगी। उनमें बहुत सारी चीजें होती है, किसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ट्रांजिशन हो रहे हैं, किसी में कुछ और हो रहा है, किसी में प्लेटिनम इरिडियम तरीके के अलॉयज ले रहे हैं, किसी में कुछ और कर रहे हैं कि 2 करंट बह रहे हैं, उनके आसपास कितना अट्रैक्शन होगा ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं, ये तो सब मैग्नेटिज्म में आएगा। ट्रांजिशन अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे 12th के आखिरी में। यस और नो? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी हम क्या करें, अभी सिर्फ उनकी डेफिनेशन को एक बार देख लो,
चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इन्हें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, शायद इन डेफिनेशन को पूरी फिजिक्स खत्म होने के बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी कि डेफिनेशन क्या कह रही है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन बनाई गई है। पहले तो क्या मेरी बात समझ आई? इसे उतार लो जो मैंने अभी बोला, इसे उतार लो फटाफट कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या मतलब है। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज करा जाता है ताकि वो काल परिस्थिति आसानी से रिप्रोड्यूस करी जा सकें, आसानी से एक्सेस करी जा सकें, एक्यूरेटली डिफाइंड हो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ भाई, उतार लो फटाफट, उतार लो। अच्छा भाई, हाँ सर, चलो अब डेफिनेशन बता देता हूं आपको। देखो भाई, ये उतार लिया सबने फटाफट, पक्का? अरे सोच लो भाई, शर्मा तो नहीं रहे हो? एनमी सर का डायमीटर वैसे कम हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है, डाइटिंग कर रहा हूं आजकल मैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब जैसे मीटर की डेफिनेशन अब तुम्हें समझ में अभी शायद मीटर वाली आ जाए, इसलिए इसको हल्का समझा देता हूं। द मीटर इज द लेंथ, ये बेसिक 100% स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन है मीटर की, एक मीटर की। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इतना। तुम्हें अगर कभी पता हो तो ये स्पीड होती है किसकी? लाइट की। लाइट इतने टाइम में, लाइट इतने टाइम में जो दूरी चलेगी, क्योंकि लाइट स्टैंडर्डाइज है। लाइट को आप बाद में पढ़ोगे रिलेटिविटी में, उसकी स्पीड किसी फ्रेम में चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज नहीं, वो स्टैंडर्ड चीज है कि भाई वैक्यूम में बिना किसी मीडियम के वो उतनी रफ्तार से चलेगी। चाहे कहीं पे भी देखो, लंदन, पेरिस, इंडिया, दिल्ली, कोटा, राजस्थान, कहीं पे भी, एनीवेयर, बेंगलोर, कहीं पे भी वो इसी लाइट स्पीड से चलेगी। तो फिक्स्ड चीज है वो, बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज है। हाँ, अगर वो 1 सेकंड में, सॉरी 1 बटे इतने सेकंड में, 1 बाय इतने सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे क्या बोलते हैं? 1 मीटर। ये डेफिनेशन थोड़ी सी तुम्हारे समझने की थी। हाँ बोलो, क्लियर है? कभी भी कहीं पे भी आप भूल जाओ, मान लीजिए आप किसी अदर प्लेनेट में चले गए, तुम एस्ट्रोनॉट बन गए और पता लगे तुम किसी दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहे हो और पता लगे कि तुम तो भूल गए 1 मीटर तो अपन स्टैंडर्ड लाए नहीं, अब वहां पे हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो तुम्हें डेफिनेशन पता है क्योंकि वहां पे भी लाइट तो होगी, तो फिर अपन ये अपना लेंगे। बोलो यस और नो? हाँ सर। मीटर की ऐसे डेफिनेशन है। ऐसे अगर अपन बात करें तो सेकंड्स की अगर अपन बात करें तो 1 सेकंड की डेफिनेशन ऐसे है। टाइम पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर सीजियम अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, सिर्फ लिखा हुआ है ताकि तुम्हें बता पाऊं। ये सब एनसीईआरटी की डेफिनेशन से। अभी सीजियम में जब ऊपर नीचे करते हैं पार्टिकल तब ऐसा होता है, ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूं, तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो किलोग्राम की डेफिनेशन है। एक प्लेटिनियम इरिडियम करके अलॉय होता है, उसके एक फिक्स शेप एंड साइज का, जितना इस डेंसिटी का एक फिक्स एलिमेंट होता है डायमेंशन के हिसाब से, उसको 1 किलो का माना गया और उसको रखा गया है। बहुत सारी लैब्स हैं, जैसे अपने भी दिल्ली में एक लैब है इंडियन इंटरनेशनल करके, वहां पे अपनी सारी चीजें स्टैंडर्डाइजेशन की रखी जाती हैं। आप दिल्ली जाओ तो कभी उसे देख सकते हो। इंडिया में भी हैं, जिनेवा में रखी गई हैं सिस्टम इंटरनेशनल की चीजें, तो अलग अलग जगह मानी गई हैं और पूरी दुनिया ने फिर उसको मान लिया है। ऐसा ही की एक पूरी कमिटी है। ऐसे किलोग्राम की ऐसे डेफिनेशन है। फिर मैं कह रहा हूं डेफिनेशन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, ऐसे एम्पियर की, भी एम्पियर की तो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। 2 करंट होते हैं, उनके बीच का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होते हैं, वो वाली इसकी डेफिनेशन है। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो केल्विन यानी कि टेम्परेचर की एक डेफिनेशन है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जब अपन इतना 1/273.16 पार्ट, ऐसे ही अभी नहीं आएगी समझ, बस ये समझ गए कि ये क्यों डिफाइन करी गई हैं। ठीक भाई, केल्विन की हो गई, मोल की हो गई, याद है 6.023 पार्टिकल्स जब होते हैं तो 1 मोल होता है। अगर कभी केमिस्ट्री में सुना हो तो बता देता हूं, थोड़ा सा शायद समझ में आ जाए। 1 मोल का क्या मतलब होता है? तुम जानते हो एक कार्बन 12 होता है, कार्बन जानते हो, कार्बन 12 होता है। उस कार्बन 12 का 1 एटम लो, 1 एटम लो। बोलो क्लियर है? बोलो पक्का, सच्ची है कि नहीं? उस देखो उसने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देयर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर अपन समझें तो अगर अपन इस कार्बन 12 के 1 एटम लें, एक और ऐसे एक करके एक करके एक करके एक करके एक करके एक करके खूब सारे ले लें, खूब सारे। बोलो क्लियर? रखते जाए, ऐसा समझो कि एक तराजू है। ठीक, ये तो थोड़ा समझ सकते हो, इसलिए समझा रहा हूं।
मान लो एक तराजू है, उस पर कार्बन 12 के एटम रखते जाओ, एक एक एटम में तुम्हारे पास खूब सारे रखते जाओ, टिक 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 टिक, और इधर तुम्हारे पास एक मशीन है जो उसका वेट बताती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, 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 और बढ़ते 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 जब वो वेट 12 ग्राम हो जाए, कितना हो जाए, 12 ग्राम, किसके एटम रखने, कार्बन 12 के, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, और जब वो 12 ग्राम हो जाए, कितना हो जाए, 12 ग्राम, ओके, तब उन एटम्स को निकाल लो, अब उन्हें गिनना चालू कर लो, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, वो जो गिनती आएगी उसे 1 मोल कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? आपने एक तराजू लिया, एक वेइंग मशीन नहीं होती, अपन सब्जी वब्जी लेने जाते हैं उस पे, जहां पे रीडिंग आती रहती है, समझो, और उस पे एक एक एटम रखते जाओ, किसका, कार्बन 12 का, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, जब उस पे 12 ग्राम लिखा आ जाए तो उन सारे एटम्स को उतारो और गिनना चालू कर दो, तो जो गिनती आएगी वो 1 मोल कहलाएगी। ऐसे मत सोचो इतना आसानी जैसे मैंने समझाया, ये गिनती आती है 6.023 × 10⁻23, बोलो क्लियर है एकदम, 1 मोल, ऐसे इसको डिफाइन करा गया। किसी एक पर्टिकुलर एटम, क्योंकि कार्बन 12 की प्रॉपर्टी चेंज होती नहीं है, तो ये फिक्स्ड बात है, और कार्बन कई जगह मैक्सिमम जगह अवेलेबल मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक भाई सर, मोल की डेफिनेशन आ गई। फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो आप शायद अभी समझ सकते हो, उनका प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ना आपको उनको रटने की एग्जाम के लिए भी आवश्यकता है, फील आनी चाहिए। ओके, ऐसे कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी ये डेफिनेशन है, आप चाहो तो इन डेफिनेशंस को उतार लो, नहीं उतारो तो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, उनका मतलब क्यों नहीं डिफाइन करते हैं, व्हाई वी आर डिफाइनिंग, ताकि पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को मान सके। आज से पहले 200-400 साल पहले जब ये डेफिनेशंस डिफाइन नहीं थी अच्छे से, तो हर देश में, हर प्रदेश के हर प्रांत में, हर रीजन में अलग अलग था। याद करो, आपको सकता है आपके दादा दादी भी सुनाते हो कि पहले तो हम सब्जी लेने जाते थे, हमारे को तो सुनाते थे हमारे दादा दादी नाना नानी कि भाई जब हम सब्जी लेने जाते थे तो ऐसे है ना, ऐसे रहता था कि एक कटोरे में अपने गेहूं ले जाओ, एक कटोरे गेहूं की बजाय इतनी सब्जी मिल जाएगी। अब सोचो कटोरा सबका अलग अलग भी हो सकता था ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, किसी प्रांत में ये चलता था, किसी में कुछ और चलता था, कहीं सेर चलता था, कहीं सवा सेर चलता था, अलग अलग तरीका था। हर देश में भी बाद में अलग अलग चलने लगा, कहीं पाउंड चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, पर जब पूरी दुनिया को एक करना था तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है? इनकी डेफिनेशन समय के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, मतलब बड़े होने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं या उम्र के रूप से नहीं, जब आप मानसिक रूप से बड़े होते जाओगे फिजिक्स का ज्ञान लेकर, तो आपको मेरी बातें और समझ में आने लगेंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स की बात मुझे समझ आई, पक्का? हां, डेफिनेशन के लिए अभी मैं परेशान नहीं होऊंगा। चलो भाई, और डेफिनेशन वैसे भी अपने को रटनी नहीं है, पर क्यों करते ये हमें क्लियर है। अच्छा भाई, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स हो गई। अब हमने इसके साथ पढ़ा था एसआई सिस्टम। क्या पढ़ा था? एसआई सिस्टम। चलो भाई, अब एसआई सिस्टम जो अपन ने डिफाइन करा, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स करा दिया गया, जिसे एसआई सिस्टम बोला गया, सिस्टम है इंटरनेशनल। ये इसकी क्या एडवांटेज थी दूसरे किसी भी सिस्टम से? याद है, मैं सीजीएस एफपीएस भी करा था। क्यों उसको दुनिया ने माना? उसके 3 मेजर यूज आप समझ सकते हो। 3 मेजर यूज है क्यों हम एसआई सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें सुनो। कौन कौन से? अच्छा सर, फिर मैं कह रहा हूं आज का लेक्चर पूरा रटने जैसा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर नोट्स अच्छे से लिखकर रट लो, परेशान नहीं होना है। चलो भाई, मैट्रिक सिस्टम, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि मैट्रिक सिस्टम होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैट्रिक सिस्टम क्या है भाई? मैट्रिक सिस्टम है कि भाई देखो 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 कि भाई जैसे मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है कि जैसे अपन ने लिया 1 किलोमीटर, या अपन ऐसे समझे 1 मीटर, ठीक। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यस और नो? हाँ। 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाँ। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, हाँ। बोलो यस और नो? हाँ सर, ऐसा तो हम जानते हैं। तुम ध्यान से देखो, इस यूनिट को जब भी बड़ा छोटा करोगे तो 10 का मल्टीपल ही आएगा। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर। बोलो 1 ग्राम, जैसे अगर अपन और बात करें तो मैट्रिक सिस्टम कैसे, 1 ग्राम अपने को क्लियर है। क्या 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स? हाँ। क्या ये 10 का मल्टीपल ही है? हाँ, बिल्कुल सही बात सर। ऐसे टन में भी यही होगा, बिल्कुल सही। तो 10 का मल्टीपल चलता है तो हमें याद करने में आसानी होती है। एफपीएस सिस्टम ले लो भाई, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड, यस और नो? तो एक
10 के मल्टीपल वाले फिगर नहीं है, तो इट इज कन्वीनियंट। तो मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है, छोटा करो या बड़ा करो, मल्टीपल 10 का आएगा तो याद रखने में आसानी रहेगी। स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर और लार्जर is a multiple of 10, therefore easy to learn and understand. Yes or no? हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे अपनी एसआई सिस्टम्स को बना लिया, हमने उसके लिए अक्कल लगाई। हमने उसके लिए क्या लगाई, अक्कल, कि भाई कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, is a multiple of 10, बिल्कुल सही। therefore easy to learn and understand. ओके, ये बात सर हमें समझ आ गई। दूसरा क्या यूज है, देखो भाई रैशनलाइज सिस्टम, ये क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूँ, रैशनलाइज जैसे समझो। एक्चुअली क्या दुनिया में चालू हो गया था सब कुछ। अगर तुम समझो एनर्जी, वर्क, ये सब एक ही बात है। हाँ, अब तुम ध्यान से समझो तो हीट में, जब हीट की बात करते हैं ना, लोगों ने जब हीट की बात करी तो वहां पे एनर्जी को उन्होंने डिफाइन करा कैलोरी से। ठीक भाई, कैलोरी से। जब उसी एनर्जी की चर्चा करने लगे काइनेटिक एनर्जी में, वर्क डन में, तो भाई उसे जूल में नापने लग गए। बोलो क्लियर, उसे जूल बोलने लग गए, अलग प्रोसेस चला गया। ठीक, ऐसे ही जब उसको करंट में चलने लग गए, याद है अपने घरों में बिजली का बिल आता है, यस और नो, वो भी एनर्जी होती है, उसको नापने लग गए किलोवाट आवर में। ये सब एनर्जी की यूनिट है और बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। बोलो यस और नो। तो ऐसा ही सिस्टम ने बोला भाई हम पूरी दुनिया में एक ही चीज मानेंगे, जूल। क्या मानेंगे, जूल। तो उन्होंने इन तीनों अलग अलग डेफिनेशन को उठाकर, जो अलग अलग दुनिया मान रही थी, उनको आपस में मिलाकर एक ही बना दिया, जिसे बोला जूल। हाँ, जूल को कैलोरी में डिफाइन कर सकते हो, जूल को किलोवाट आवर में डिफाइन कर सकते हो, पर पूरी दुनिया के लिए एक चीज स्टैंडर्डाइज हो गई। क्या चीज, जूल। तो उसे बोला रैशनलाइजेशन। क्या बोला, रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज सिस्टम। एक चीज की एक ही यूनिट को माना गया, एनर्जी की एक ही यूनिट को माना गया, उसकी मल्टीपल डेफिनेशन को कंसीडर नहीं करा गया। बोलो क्लियर है, पक्की बात। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट, सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर। हाँ, कंफ्यूज मत हो ना, मीटर सेंटीमीटर उसी का वर्जन है। बोलो क्लियर। कैलोरी की डेफिनेशन अलग दी गई, जूल की अलग दी गई, किलोवाट आवर की अलग दी गई, डेफिनेशन वाइज भी। तब उन्होंने बोला ये डेफिनेशन अलग मत रखो, एक ही रखो, इसे रैशनलाइज बोला गया। अच्छा ठीक है भाई। ऐसे ही एक और चीज जिसे बोला गया कोहेरेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट का क्या मतलब है, कोहेरेंट का मतलब यह है कि जब आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को निकालते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जब आप किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उस वी यूज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप ऐसा करते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो जैसे आप समझो, आपने लिखा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो आप क्या समझे, 1 मीटर 1 सेकंड, तो एक ही वेलोसिटी हुई, 111 चल रहा है। फिर से समझना, मान लिया आपने लिखा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन और 1 मीटर स्क्वायर एक प्रेशर देगा, यानी कि 1 पास्कल देगा। सब कुछ एक एक है, यूनिटरी ये चल रहा है सब कुछ। अगर आपने एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर उन चीजों को फंडामेंटल को एक एक लोगे तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी निकल के आएगी वो भी 1 ही होगी। अगर आप दूसरे सिस्टम में देखोगे तो ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके कन्वर्जन अलग अलग तरीके से। ऐसा इसी में होता है, किसमें, एसआई सिस्टम में। तो 1 1 1 1 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल गेट अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज आल्सो 1। बोलो क्लियर है। अगर हमारा कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से जिससे कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, तो इन सबका 1 1 1 1 विल मेक यू अ 1 दैट फिजिकल क्वांटिटी। गॉट माय पॉइंट। अरे यस और नो, अरे हां ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड।
हाँ सर, तो ये 3 एडवांटेजेस हैं किसके, एसआई सिस्टम के। रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट दिमाग में सेट रहे तो पता रहे, अच्छा भाई ऐसा हम इसलिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ भाई। देखो भाई अब क्या करें, देखो भाई इसे उतारो पहले फटाफट, फिर आगे बताता हूं क्या करने वाले हैं। सुनो भाई, देखो 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 देखो, मैट्रिक्स सिस्टम, रैशनलाइज्ड सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने बताया ना कि यार अपन ये समझ गए कि अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, ऐसी यूनिट लेनी चाहिए जिसे छोटा बड़ा करा जा सके। जैसे अपन ने मीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? तो एक स्टैंडर्ड यूनिट को छोटा और बड़ा करने के लिए स्टैंडर्ड चीजें बनाई गई, जैसे माइक्रो, मिली, फेम्टो, नैनो, सुना है कभी? उन्हें कहते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे किलोग्राम में ग्राम, बोलो है कि नहीं है ना, मिलीग्राम, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो छोटा, अच्छा ये भी हमें पता है कि 10 का मल्टीपल चलता है, बिल्कुल चलता है। तो हमने एक स्टैंडर्ड चीज बना ली, प्रीफिक्सेस। अब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में इस प्रीफिक्स को लगा दोगे तो हम समझ जाएंगे। अच्छा जैसे तुमने सुना होगा मिलीग्राम, सुना है क्या? तो तुम समझ जाते हो मिली का क्या मतलब होता है, अगर तुमने कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, कि यार 10⁻³ आ रहा होगा, यस और नो? हाँ। तो हमने वो 10, ये भी हमें पता है कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी में जो भी इधर उधर चलते हैं वो 10 का मल्टीपल होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स सिस्टम है। तो हमने बड़ा छोटा करने के लिए एक प्रीफिक्स सिस्टम बना दिया कि अच्छा ये जुड़ जाए तो समझ लेना इतनी पावर से मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज। जैसे मान लो अपने लेंथ में मीटर फिक्स्ड है, अपने मास में केजी फिक्स्ड है, तो इसमें ये और जोड़ दोगे तो इतनी पावर जुड़ जाएगी, ये जोड़ दोगे तो इतनी पावर जुड़ जाएगी। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन करा। अब फिर से रटने वाली चीज है, एक साथ आपको सारे याद हो जाए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर है? तो देखो चालू करते हैं। देखो एक्सा, इतने बड़े की वैसे कोई जरूरत नहीं है, एक्सा, पेटा, टेरा, ध्यान से सुनना, गीगा, मेगा, गीगाबाइट, मेगाबाइट सुने होंगे तुमने, सुने हैं कि नहीं सुने? ठीक भाई। किलो, किलो तो सुना है सर, बिल्कुल सुना है। हेक्टो, डेका, हाँ सर, बोलो क्लियर है? जैसे अगर आप ध्यान सुनो, मीटर अपनी स्टैंडर्ड है, जानते हो कि नहीं जानते? मीटर अपनी स्टैंडर्ड यूनिट है, हाँ सर बिल्कुल है। ध्यान देखो, इस मीटर पे के और जोड़ दो तो किलोमीटर, ये किलो यही वाला किलो है। तो किलो का क्या मतलब हो गया? 10⁻³ मीटर, यानी कि इतना हो गया 1000 मीटर। ये तुम जानते हो इसलिए बता रहा हूं। बोलो क्लियर है? अगर कोई आपको लिख दे हेक्टोमीटर ऐसे, तो आप समझ जाओ कि वो बेसिकली कितना है, 10⁻² मीटर। बोलो क्लियर है? हाँ बिल्कुल समझ में आया सर। हालांकि हेक्टो जनरली जैसे मीटर के साथ किलोमीटर ही काम करता है, जनरली ऐसे ही किलोमीटर में अपनी सारी बातें डिफाइन हो जाती है जनरली, पर हो सकता है किसी के साथ कुछ और हो। तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका ऐसे चलता है। अगर रट सको तो बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्या है इनके? ये इनके सिंबल हैं, है ना? नाम तो ऐसा कहते हैं पर इनको लिखते हैं ऐसे, DAHKMGTPE। बोलो क्लियर है? इनके सिंबल हैं। तो अगर सोच के देखो, मैं ऐसे लिख दूं EM मान लो, तो तेरे को समझ में आना चाहिए कि ये 10⁻18 मीटर है। बोलो क्लियर है क्या? मीटर अपनी स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके आगे पीछे प्रीफिक्स लगा दोगे, जिसे बोलते हैं प्रीफिक्सेस। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। तो आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बोलो पक्का। ऐसे ही ध्यान से देखो, तो ये मीटर को बड़ा कर रही है, छोटा कर रही है, मीटर की बड़ी क्वांटिटी 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻, ये क्या छोटा भी कर सकते हैं? हाँ, इसलिए उतार लो फटाफट इसे। फिर कह रहा हूं एक बार में नहीं रटो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप समय के साथ याद हो जाएगा। पर प्रीफिक्सेस कैसे लगाते हैं ये क्लियर होना चाहिए। प्रीफिक्सेस लगाना और उनको कैसे लगाए जाते हैं, इनके रूल्स हैं। तो पहले प्रीफिक्सेस की क्या यूनिट्स हैं, यूनिट मतलब क्या क्या उनके मैग्नीट्यूड हैं, वो रट लेते हैं। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। बोलो याद है क्या? याद कर सकते हैं क्या? रट लो। उनकी पावर रट लो, कैसे चलती है देखो, 1 2 3 6 9 12 15 18। बीच वाली यूज नहीं करते हैं सारी, ऐसे नहीं 4 आएगा जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है। 1 2 3 6 9 12 15 18। बोलो क्लियर है? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन करने के लिए। हाँ कभी कभी अपन आगे चलेंगे तो एंगस्ट्रॉम वगैरह भी पढ़ेंगे लेंथ वगैरह में, वो अलग चीज है। पहले इसको समझते हैं।
ये बात समझ में आई, क्योंकि एक यूनिट को हमें बड़ा और छोटा दोनों करना होता है। ठीक भाई, अच्छा भाई, छोटे वाला देखो, हो 10⁻⁻1 डेसी, सुना होगा ना, डेसीमीटर। अरे सुना है क्या? हाँ सुना है, सुना है कि नहीं सुना? याद है वो डेसीमीटर पढ़ते हैं, ये वही डेसी है, सुना है? तो अगर आपने सुना होगा 1 डेसीमीटर, हाँ 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, सुना है क्या? तो 1 डेसीमीटर कितना हुआ? 10⁻⁻1 मीटर। देख, हाँ। अरे सर हमने तो सेंटीमीटर भी सुना है। अरे हाँ, सेंटी का मतलब ये तो सुने हुए हमारे, ये तुमने सुने होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। और ये इनके क्या हैं? ये इनके क्या हैं? ये इनके क्या हैं? ये इनके सिंबल हैं। हाँ सर सुना है, सुना है, सुना है। अब देखो सेंटीमीटर, हो सेंटीमीटर का मतलब सेंटी का रिप्रेजेंट करता है छोटा सी, छोटे सी का मतलब 10⁻⁻2, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ सर ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, जो आपने पढ़ा है वही बातें रिवाइज कर रहा हूं। फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर कोई ऐसा ताबड़तोड़ चीज नहीं है, बेसिक चीजें हैं, याद होनी चाहिए यूनिट डायमेंशन। वैसे पूरा ही ऐसा चैप्टर है जिसमें मेरा बहुत रोल नहीं है, पर मैं फिर भी धीरे धीरे आसानी से आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको अगर कोई आगे सवाल आए तो आपका फंसना नहीं चाहिए। हाँ सर, तो फिर से रखना है, मिली सुना होगा, एम ऐसे नहीं लिखते, मिलीमीटर। अरे हाँ, तो हम समझ गए सर, मिलीमीटर वाला 10⁻³ ओके। सो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब सोचो अगर ये आ गया तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। आपस में भी तो कन्वर्जन कर सकते हैं, कर सकते हैं। माइक्रो ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर जब अपने मॉडर्न पढ़ोगे ना बहुत काम आएंगे। अच्छा ऐसा नहीं कि ये नैनोमीटर सिर्फ, क्या नैनो अपन सिर्फ क्या मीटर के साथ जोड़ सकते हैं? नहीं, अभी बता नहीं रहा हूं, पर जैसे आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो आएगा 1 माइक्रो एम्पियर, तो तुम समझ गए कि 1 एम्पियर में माइक्रो जोड़ दिया, मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। ये हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ जोड़े जा सकते हैं। मैं आपको वो ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने अभी ज्यादा सुने, अभी एम्पियर वगैरह आपने सुना नहीं है ना। माइक्रोफेरेड पढ़ोगे तुम आगे जाके, कैपेसिटर वगैरह में बहुत सारी यूनिट्स आएंगी। अभी जनरली मैं इसे भी कर रहा हूं, पर ऐसे सुना होगा कभी माइक्रो सेकेंड्स, सुना है? माइक्रो सेकेंड मतलब 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड। तो हर जगह जोड़े जा सकते हैं जितने छोटा होगा। वैसे थोड़े 0.00000001, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू राइट। तो इतनी छोटी क्वांटिटी अगर है तो फिर ऐसे लिखेंगे। आपने कभी सुना हो कि भाई अपना जो एटम होता है बहुत कम उसका डायमेंशन होता है, तो फिर ऐसे छोटा छोटा लिखा जाता है। पीको, ये तुम्हारे पता है बड़े वाले इतने काम के नहीं होते, उसमें ज्यादातर किलो और 10⁻⁶ वाला वो अपने काम का होता है। बोलो क्लियर है? पर छोटे वाले लगभग ही काम के होते हैं। तो सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, बोलो क्लियर है? नैनो, पीको, फेम्टो, एटो तो कम काम में आता है, पर सही बताऊं तो ये तो काम आ जाते हैं, इसलिए याद हो जाए तो कोई बुराई ही नहीं। छोटे वाले में रख लो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, बोलो क्लियर है? फेम्टो भी चाहो तो रख सकते हो, ये थोड़े से याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, प्रीफिक्सेस की बात हमें समझ आ गई, ऐसे लगा के बढ़ा लेते हैं। अब क्या होता है कि भाई बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा सर 1 मिली सेकेंड, सर मैं ऐसे लिख दूं 1 मिली सेकेंड, सर इसे मैं मीटर सेकेंड भी तो पढ़ सकता हूं। मैं तो कंफ्यूज हो गया ऐसे। तो मिली कब आएगा? मिली में भी एम आता है, मीटर में भी एम आता है। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, तो बेसिकली अब जो बोलने वाला हूं वो इनके रूल हैं। क्या है? रूल याद होने चाहिए, मैंने नहीं बनाए, मैं भी आपको रटाने के लिए ही बोल रहा हूं, इसलिए इनके रूल, लिखने के रूल याद होने चाहिए। पहले अपन समझो, स्टैंडर्डाइजेशन करा यूनिट का, अब उसको हमें पूरी दुनिया में अगर यूज लेना है उसी यूनिट को, पर बड़ी छोटी करके लेना पड़ सकता है। तो बड़ी छोटी करने के लिए और आसानी से लिखने के लिए हमने उनके प्रीफिक्सेस बना लिए, एक्सा, पेटा, टेरा, अभी बताया तुम्हें, गीगा, ये सब हो गया अपना। ठीक, उसके बाद छोटे के लिए भी अपन ने बना लिए। अब उनको लिखते कैसे हैं? उनके अपन ने डायमेंशन भी रट लिए, हाँ सर ये भी रट लिए, अपन ने इसे लिख भी लिया। ठीक भाई, अब इनके रूल हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए।
जो आपको याद होने चाहिए। अब सुने रूल, सुनते चलें फटाफट फटाफट, ध्यान से देखो रूल। 3 रूल मैं आपको पिछले टर्न ही बता चुका हूं, कौन कौन से, ध्यान सुनना। कि इनको रोमन अपराइट में लिखते हैं, याद है पिछले टर्न बता चुका हूं, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुने, इनको रोमन अपराइट में लिखते हैं, ऐसे टेढ़े में नहीं लिखते हैं। दूसरा रूल याद करो, इनका कैपिटल लेटर, इनिशियल लेटर जो होता है भले साइंटिस्ट के नाम पर हो, जैसे अगर न्यूटन यूनिट लिखोगे तो फिर इसको ऐसे ही लिखोगे, पर जब इनका वो लिखोगे क्या अपन, इनका सिंबल, तो अगर साइंटिस्ट के नाम पर वो बेस्ड है तो फिर उनको कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे अपन ने बोला कि फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट द सिंबल इज अ कैपिटल लेटर बट फॉर अदर यूनिट्स द सिंबल इज नॉट अ कैपिटल लेटर। कि अगर पूरी यूनिट लिख रहे हो तो भले वो साइंटिस्ट के नाम पर हो पर छोटा ही एन लिखेंगे, पर अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर हो सिंबल लिख रहे हो तो फिर वो कैपिटल लेटर में लिखोगे, बाकी सारी यूनिट्स छोटे में लिखोगे। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया। हाँ भाई सर, ये बात मुझे पिछली बार अपन बता चुके थे। इनके और आगे रूल्स पढ़ते हैं ऐसा ही प्रीफिक्सेस के साथ। ये तो नॉर्मल कहानी थी जो अपन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट जब करते हैं, जब सातों को पढ़ते हैं तभी इस बात को समझ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे जो भी अपन रूल पढ़ा उसको अपन जानते हैं, न्यूटन, जूल, एम्पियर, केल्विन, हर्ट्ज, ये सब वो इलस्ट्रेशन है जो साइंटिस्टों के नाम पे बेस्ड हैं। लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड नहीं है, तो मीटर, केजी, सेकंड, कैंडेला, तो इन सबको छोटा लिखा गया है। ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूं। तो देखो ये वो इलस्ट्रेशन है जिनमें साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। किसके नाम पर? साइंटिस्ट के नाम पर। बोलो क्लियर? ठीक, इसलिए भले साइंटिस्ट के नाम पर है पर जब इसको छोटा सा लिखोगे, जब इसको पूरी यूनिट लिखोगे तब तो एन छोटा ही आएगा, ऐसे बड़ा आ जाएगा। एक दो कोई भी इलस्ट्रेशन लिख लो फोर्स और एनर्जी के। बोलो क्लियर है? ठीक भाई, ऐसे ही ये है, ये बिना साइंटिस्ट के नाम पे, तो इनका सिंबल भी छोटा आएगा और उनको लिखेंगे ही वैसे। ये मैं पिछले टर्म बता चुका हूं। इस कहानी में बस एक एक्सेप्शन है। कौन? याद रखना है वो, लीटर। सुना है कभी लीटर? चल बता देता हूँ लीटर। अच्छा तुम ऐसे, तो तुम्हें एक बार बताओ, तुम्हारे घर पे दूध आता है तो ऐसे नहीं बोलते भैया 2 किलो दूध दे दो? कई लोग बोलते होंगे, राजस्थान में तो कई जगह ऐसे बोलते हैं, भैया 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, 4 किलो दूध दे दो। बेटा दूध को किलो में थोड़ी नापते हैं, दूध को वेट में नापते हैं कि वॉल्यूम में नापते हैं? वॉल्यूम में। और जनरली वो सही वॉल्यूम होती है। ऐसा तो नहीं करते तुम कि भाई भैया आधा किलो की थैली दे दो दूध की, आधा लीटर की होती है, ठीक है। तो 1 लीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जो स्टैंडर्ड दुनिया में काफ़ी एक्सेप्टेड है, ठीक है। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर, अच्छा। और 1 डेसीमीटर क्या होता है भाई? 1 डेसीमीटर इज 10 टू द पावर -1। ओके, ऐसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, पक्का? तो ये अपना हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? ध्यान समझो तो अपन समझ सकते हैं 10 सेंटीमीटर के। पीछे से अपन ने देखा 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर ये कहाँ से आया? बताता हूँ, ध्यान से देखो। 1 डेसीमीटर मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। So 1 meter equal to 10 decimeter and 1 centimeter equal to 1 meter equal to 100 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 कट जाएगा। तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यस और नो? यानी कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मैंने पूरी कहानी इसलिए करके बताई कि आपको कभी आपस में भी, हमने अभी क्या करा, प्रीफिक्सेस लगा के मीटर के सबसे रिलेशन निकाले। मीटर का डेसीमीटर से, मीटर का सेंटीमीटर से, मीटर का माइक्रोमीटर से, मीटर का नैनोमीटर से, यस और नो? पर मान लो कोई बोल दे सेंटीमीटर का नैनोमीटर से निकालो, तो तू निकाल सकता है क्योंकि तेरे को उनको बीच की कड़ी पता है। कौन? मीटर। ऐसे ही बात याद आ गई, समझ में आ गई। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 नैनोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, बताओ। तो तू नैनोमीटर या सेंटीमीटर से डायरेक्ट तूने रट नहीं रखा, पर तू नैनोमीटर और सेंटीमीटर का आपस में रिलेशन जानता है मीटर से, तो बीच की कड़ी पता है ना। तो जब इसकी दोस्ती मीटर से, इसकी दोस्ती भी मीटर से, तो ये भी दोस्त बन जाएंगे, रिलेशन पता पड़ जाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। हाँ सर,
1 नैनोमीटर इक्वल टू नैनो, देखो पीछे 10⁻⁹ देखो 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 देखो, कंफ्यूज ना बिल्कुल, देखो ये रहा अपना नैनो, कहाँ गया, ये रहा, ओ हो 10⁻⁹, इसलिए पीछे दिखाया ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि सर हमें तो याद ही नहीं था। तो 10⁻⁹ मीटर, बोलो क्लियर। हाँ, यानी कि क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ, और क्या 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, हाँ। अब दोनों को डिवाइड कर लो तो या इक्वेट कर लो तो 10⁻² सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁷ नैनोमीटर। लो भाई आपस में रिलेशन आ गया। तो एक बीच की कड़ी पकड़ ली स्टैंडर्डाइज्ड मीटर, उसे छोटे छोटे प्रीफिक्सेस बना लिए, बड़े बड़े बना लिए, आप किसी में भी कुछ भी पूछ लो रिलेशन में बता सकता हूं, यस और नो। हाँ भाई, तो लीटर से मैं इस बात में यहां पे घुस गया, बोलो क्लियर, समझाया आपको। तो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर का मतलब देखो, वो देखो देखो कहां गया, अरे सर 10 सेंटीमीटर, तो क्या 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यस बिल्कुल। तो 1 लीटर इसके बराबर होता है, बोलो क्लियर। मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा, निकाल के देखो। हाँ, ये 1 लीटर होता है। लीटर की बात क्यों आई, क्योंकि लीटर का एक एक्सेप्शन है कि लीटर की जब यूनिट लिखते हैं तो भले वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, पर उसको स्टैंडर्ड एल बड़ा लिखते हैं उसका। ये सिंगल एक्सेप्शन है जो आपको याद होना चाहिए। फिर कह रहा हूं पूरा लेक्चर याद करने वाला है, समझ के रटोगे तो जल्दी याद होगा, बस ये वाली बात है, बोलो क्लियर है। तो समझ के, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए क्या चीजें याद रखनी पड़ती है। कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो याद करने पे बिलीव नहीं करते। बेटा एक बात समझो, चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, पर आगे कौन बढ़ेगा, जो समझ के रटेगा। ऐसे थोड़ी बिना फॉर्मूला रटे आपका काम थोड़ी बन जाएगा, रटना पड़ेगा। पर जो समझ के रटेगा वो पहले फील करे क्यों प्रीफिक्सेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या जरूरत है, उससे मुझे फायदा क्या है। और एक कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाता है, बिना कन्वर्जन के फिजिक्स में कुछ भी सीख पाना संभव नहीं है। तो धीरे, अच्छा नहीं एक ही दिन में रट लो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इनको लिख लो अपने जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो, क्या इसको प्रिंट आउट निकाल के चिपका सकते हो, चिपका लो, अपने आप महीने भर में याद हो जाएगा, महीने भर बाद निकल भी जाएगा, 2 महीने बाद निकल भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, याद रहेगा जहन में। यस और नो, हाँ सर, तो ये रूल आए, अभी रूल खत्म नहीं हुए, अभी और रूल आएंगे, ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा। देखो भाई क्या करें क्या करें क्या करें, देखो भाई चलो और रूल पढ़ते हैं, फटाफट सुनते हैं। आप ध्यान समझो, मान लो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर अपने पास है, तो पहली बात इसको 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं, एक से ज्यादा सेंटीमीटर है तो अपन ने एस लगा दिया, प्लूरल कर दिया उसको, ऐसा नहीं, और उसके आगे डॉट लगा दी, फुल स्टॉप वगैरह कहीं नहीं लगता यहाँ पे, ना फुल स्टॉप लगता है ना इसे प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर ही रखते हैं। सिंपल सा रूल याद रखना है, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप, ऑल द एंड ऑफ द रिकमेंडेड लेटर एंड रिमेन ऑल अनऑल्टर्ड इन द प्लूरल यूजिंग ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट। बोलो क्लियर है। ऐसे अगर एक से ज्यादा 2, 5, 10 हो गए तो ऐसे ऐसे नहीं लगा देते कि सिस्टम्स, नहीं ऐसे नहीं करेंगे कि सेंटीमीटर्स, नहीं, सेंटीमीटर 1 लाख करोड़ सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर ही रहेगा, वो प्लूरल नहीं होगा वो। बोलो क्लियर है। दूसरी बात, और फुल स्टॉप नहीं लगाते, बोलो पक्का। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारा सेंटेंस एंड हो रहा हो कि द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर, फिर अपन फुल स्टॉप लगाएं, वो इंग्लिश का फुल स्टॉप है। यूनिट के आगे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हमने बोला कि लेंथ ऑफ द बॉडी इज 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द बॉडी इज 10 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर के आगे डॉट और 10 सेंटीमीटर के आगे डॉट, ऐसे नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब रूल हैं जो लिखते वक्त, क्यों ऐसा लिखने में इतना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब दुनिया को जोड़ना होता है किसी एक चीज से तो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से होने चाहिए। मान लीजिए लंदन से कोई डॉक्यूमेंट चला जो इंडिया के किसी गांव तक जाना है किसी कारणवश, तो वहां का आदमी यहां डायरेक्ट थोड़ी बात करेगा, हो सकता है उनकी भाषा भी अलग हो, पर उनकी फिजिक्स में भाषा सेम है। बोलो यस और नो। तो लिखे हुए की बहुत महत्ता है, बोलो है कि नहीं है। इसलिए सब रूल अपने को पता होने चाहिए। उतारते चलो फटाफट अब, टाइम खराब मत करो, रूल है, फटाफट एक एक समझाता जाता हूं, आगे बढ़ाता जाता हूं। अच्छा सर,
बात समझ आ गई है तो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा। अब क्या करें, सुने। यूज ऑफ सॉलिडस, मतलब वैसे लिखते हैं ना मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो अपन समझे क्या समझाने का प्रयास कर रहा है वो ये कह रहा है जैसे मान लो एक्सप्रेशन को अपन लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि मीटर पर सेकंड, ये नहीं लिखेंगे। बोलो क्लियर है? ज़्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? पर ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग वे। बोलो क्लियर है ना? ऐसे ही मान लीजिए अपन, जैसे मान लीजिए अपन बोलें कि अपनी पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है, ध्यान समझो, वॉट। वॉट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, बोलो क्लियर है? पावर की यूनिट अपन लिखी, मान ली पावर की नहीं, सॉरी इंटेंसिटी की लिखते हैं, पावर की नहीं इंटेंसिटी की लिखते हैं। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब समझो इस बात को, बोलो क्लियर है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे। जूल पर केल्विन पर मोल, तो जूल पर केल्विन पर मोल, दो बार सॉलिडस नहीं लगाएंगे, एक ही बार लगेगा। इसको सॉलिडस कहते हैं, ऐसे को जो आप हाइफन का ऐसे टेढ़ा हाइफन बनाते हो ना, उसको सॉलिडस कहते हैं। और वो बेसिकली आपको दिखाता है डिवाइड करता हुआ, पर डिवाइड करना एक ही बार आएगा। जो ऊपर लिखने वाली चीज़ उनको ऊपर एक साथ लिख दो, जो नीचे लिखने वाली उनको नीचे एक साथ लिख लो, और बीच में सॉलिडस लगा दो। क्या बात क्लियर है? एक ही चीज़ नीचे दो बार रिपीट है तो स्क्वायर कर लो, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके कोई भी दो इलस्ट्रेशन लिख लो। मेरे हिसाब से तुम्हें बात समझ आ गई होगी, कोई भी दो लिख लो, ये दोनों लिख लो बस। ये तो मैंने ज़्यादा इलस्ट्रेशन आपको समझाने के लिए दे रखे हैं। बोलो क्लियर? रूल याद होने चाहिए। हाँ भाई, रूल लिख रहे हैं फटाफट फटाफट। चलो भाई, सॉलिडस वाला लिख दिया, अच्छा भाई ऐसे नहीं करते। और आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखते हैं, देखो सुने। ये अगर अपन ध्यान समझे, ये मेगावाट, जैसे मान लो वॉट या सेंटीमीटर, ये अपने प्रीफिक्सेस हैं। किलोमीटर, मिली, किलोवाट, ये सब क्या है? किलो, ये सब क्या है? ये तो बेसिकली यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और ये उनके क्या हैं? प्रीफिक्सेस, जो अपन अभी सीख रहे थे। तो उसने क्या बोला, समझो और पढ़ो उसको अच्छे से, ध्यान से समझो कि जो प्रीफिक्स सिंबल हैं रोमन अपराइट में लिखते हैं। पहली बात, लैंग्वेज उनकी रोमन अपराइट है। तुम जब नॉर्मल लिखोगे तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विदाउट स्पेसिंग, मतलब 1 मेगावाट, वॉट इज ए यूनिट ऑफ पावर। अब तुम ऐसे नहीं लिखोगे मेगावाट, प्रीफिक्स और यूनिट एक साथ, बिना गैप, विदाउट गैप, क्योंकि गैप लेते ही कहानी का मतलब अलग हो जाता है वास्तविकता में। तो प्रीफिक्स और यूनिट चिपके हुए होंगे, एक साथ हैं, रामलाल श्यामलाल, अटूट रिश्ता है, फेविकोल का जोड़ है, बिल्कुल एकदम जुड़े हुए। बोलो क्लियर? ये उसने समझे। सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखोगे 1 cm, ये गलत है। 1 cm, दिस इज करेक्ट। सेंटीमीटर एक साथ लिखा होगा, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। द सर्टेन अप्रूव्ड प्रीफिक्सेस रिटन वेरी क्लोज टू द यूनिट सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट डेसिमल फ्रैक्शंस और मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट व्हेन इट इज इनकन्वीनियंटली स्मॉल और लार्ज। बोलो क्लियर है? तो प्रीफिक्सेस को अपन रोमन अपराइट में लिखते हैं, और जो सर्टेन अप्रूव्ड, जो अपन ने अभी पीछे पढ़े, उनको अपन चिपका के लिखते हैं। देखो तुम्हारे सामने 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिली वोल्ट। बोलो क्लियर है? हाँ सर, कोई भी 2-4 लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, तीनों लिख लो बस। क्या बात समझ में आ गई? तो भाई प्रीफिक्सेस को एक साथ लिखते हैं, चिपका के लिखते हैं। और स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस जो थे वो अपन पढ़ चुके हैं, बड़े और छोटे दोनों, मेगावाट, मिली वोल्ट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एक साथ लिखते हैं। रूल समझ आ गया सर? बिल्कुल सही बात है, पक्का? अरे सोच लो। चलो भाई, और देखो, और देखो, वही जो अभी अपन ने पढ़ा वही। एक और लिख लो, माइक्रो एम्पियर, एंगस्ट्रॉम, अभी रुक जाओ, नैनो सेकंड, ये दोनों लिख लो, ये दोनों लिख लो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लिख लो। थोड़ा सा आसानी रहेगी तो मैं इलस्ट्रेशन लिख लो 3-4 बस। अच्छा भाई ऐसे लिखते हैं, तो पास पास लिख दिया। बोलो क्लियर है ना? एंगस्ट्रॉम, आप सोच रहे होंगे सर वो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में नहीं थे, ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में नहीं है। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, या प्रीफिक्स आप बोल सकते हो फॉर लेंथ। ये काम आती है क्योंकि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न पढ़ोगे आप तब, तो ऐसा समझो कि लेंथ की एक और, प्रीफिक्सेस के अलावा एक और चीज डिफाइन करी गई, एक और यूनिट, जिसे कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये रिलेशन याद रह जाए तो कोई बुरी नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये 1 एंगस्ट्रॉम केजी टाइप चीज नहीं होगी, ये स्पेशली लेंथ के लिए। क्या माइक्रो
kg लिख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज लिख सकते हैं कि भाई जो सारे प्रीफिक्सेस सब स्टैंडर्ड के साथ, क्या माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं, हाँ, पर एंगस्ट्रॉम एम्पियर नहीं लिख सकते। एंगस्ट्रॉम इज स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर व्हाट, लेंथ ओनली। बोलो क्लियर है? ये प्रीफिक्स आप समझो सिर्फ किसका है, ये है लेंथ का, बस इसलिए उसको अलग लिखा हुआ है मैंने। बोलो पक्का? चलो भाई, इसलिए आप ये दोनों इलस्ट्रेशन लिखो इस जगह तो। अरे पक्का? बोलो क्लियर है क्या? बोर नहीं होना है, सब रटने का है, इसलिए आज के लेक्चर याद ही होना है। पक्का याद रखना है आज के लेक्चर को, बिल्कुल मेरा ज्यादा रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ फील करा रहा हूं आपको कि चाहे ऐसे रट लो, रूल्स हैं पर याद होंगे। चलो भाई, ऐसे अगर अपन ध्यान से देखें तो सुने, जैसे अगर अपन ने लिखा कि 1 सेंटीमीटर को अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, हालांकि तुमने अभी अभी करी थी ये बात 1 सेंटीमीटर क्यूब को, तो तुम जानते हो कि 1 सेंटीमीटर, तुम जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। बोलो यस और नो? तो तुम जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यूनिट की पावर क्यूब है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0.01 मीटर क्यूब। जाहिर सी बात है आप इसको 0.01 मीटर क्यूब नहीं लिख सकते, ये गलत है। बोलो क्लियर है? हाँ, तो जो पावर चढ़ती है वो कन्वर्जन में भी चढ़ती है, तो लॉजिकल है कि ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि ये पावर जब इस 0.101 से 3 से मल्टीप्लाई हो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यही इसे समझाने का प्रयास करा है। देखो, बोलो क्लियर? इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। बोलो क्या बात समझ आ गई? हाँ सर, इसलिए ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है। एक इलस्ट्रेशन लिख लो, बात खत्म, डेफिनेशन लिख लो। बोलो क्लियर है? अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ अ यूनिट, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सिंबल इज कंसिडर्ड एज अ न्यू सिंबल, ओके, फॉर द यूनिट। वो तो हम जानते हैं कि प्रीफिक्स को जब जोड़ लेते हैं तो एक नया सिंबल बन जाता है, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर। बोलो क्लियर? हाँ। which can be raised to a positive or negative power, जैसे इसमें क्यूब चढ़ाया, without using brackets. This can be combined with other unit symbol to form compound unit. क्या जो मैंने बोला वो उसने लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इसे लैंग्वेज तो ठीक है, आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बता रहे हैं, पर आपको एक कहानी ऐसे ही याद होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि ये तुम जानते हो, पर अपन ने इसको रूल के फॉर्म में बता दिया, पर फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, ये बात भी समझ आ गई, और आगे चलते हैं। और देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हो कि किलो जो है वो 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है, 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा समझो, इसका लर्निंग से कहीं पे भी लिख दो। बोलो क्लियर है? मान लीजिए मुझे लिखना, जैसे समझाया, समझो उसको। मान लीजिए यही समझते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है कि 10⁻³ बाई मीटर क्यूब, तो 1000 मीटर क्यूब, तो 10⁻1000 मीटर इनवर्स। ये सही तरीका है। ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर 10,000 लिख दिया तो किलो बाई मीटर क्यूब लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ये सॉलिडस नहीं ला सकते हो आप बीच में, फंडामेंटल यूनिट और प्रीफिक्स के बीच में, वो एक साथ ही होंगे वो। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आया? अरे पक्का? तो ये 1000 मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब है, मान लो इसकी यूनिट है, कुछ तो ये चीज़ है, बाद में आप पढ़ोगे वेव नंबर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तब मान लो, ठीक है। तो अपन ये वाली चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, पर इसको ऐसे किलो बाई मीटर क्यूब को ऐसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। किलो साइन 10⁻³ कुछ भी लिख दिया, वो यूनिट प्रॉपर्ली फंडामेंटल क्वांटिटी की बेसिक फंडामेंटल यूनिट के साथ जुड़कर ही आएगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। तो प्रीफिक्स इज नेवर यूज अलोन, उसे अकेले यूज नहीं कर सकते कि भाई के पैसे ले आना। अरे क्या के पैसे ले आना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? ठीक भाई। तो इट इज ऑलवेज अटैच टू अ यूनिट सिंबल एंड रिटर्न और फिक्स्ड बिफोर द यूनिट सिंबल। ऐसे सॉलिडस वगैरह उसके बीच में नहीं ला सकते। बोलो क्लियर है ये बात? हाँ सर। उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो भाई, रूल है। फिर कह रहा हूं बार बार, छूट भी जाए परेशान मत होना, हम आपको प्रॉपर्ली बाकायदा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाएंगे हर लेक्चर के, तो आपके पास बढ़िया नोट्स बने होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं, पर अगर छूट जाए तो घबराना नहीं है, ध्यान देना है मास्टर की बातों पर, यानी कि समझने पर। समझ के रटोगे तो आगे बढ़ोगे। बोलो क्लियर है? और सिर्फ रटोगे तो कुछ नहीं करोगे। क्लियर है एकदम? चलो भाई आ जाओ भाई, ऐसे ही और देखते हैं। ध्यान समझना इसने क्या करा, ध्यान से क्लैरिटी समझो। जैसे मैं आपको जो समझाना चाह रहा था ना कि मान लो अपन लिखना हो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या इसे 1 मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है भाई।
तो 1 मीटर पर सेकेंड, इसको 1 मिली पर सेकेंड नहीं पढ़ोगे क्योंकि इनके बीच में गैप है। बोलो क्लियर है? ऐसे ही 1 ms बिल्कुल पास में चिपकाओ, क्योंकि m मीटर को रिप्रेजेंट करता है, मिली को भी करता है, यस और नो, तो गैप का अंतर है। 1 ms बिना गैप के आ गया, यानी कि उसे लिखेंगे मिली, इसे क्या पढ़ेंगे? 1 मिली सेकेंड। बोलो क्या रटेंगे? 1 मिली सेकेंड। इसे 1 मीटर सेकेंड नहीं पढ़ेंगे। 1 c गैप m, c कूलम, गैप है और मीटर है। हो कूलम मीटर, या आप डाइपोल मूवमेंट में पढ़ोगे कूलम मीटर। अगर गैप आ गया मतलब c सेंटी नहीं है, c सेंटी नहीं है। c बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे भेज दे तो c आ गया, पर 1 cm लिखा पास पास तो वो सेंटीमीटर है। तो अगर 2 यूनिट को साथ आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो उसे गैप करके लिखते हैं। हालांकि अमूमन अपन जो नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं अपने को ज्यादा अपन इतना ध्यान नहीं देते, अपन नॉर्मल लिखते हैं, पर दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसलिए वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो लिखा जाएगा लेंथ ऑफ, या डाइपोल मूवमेंट आप लिखोगे तो आप cm लिख दोगे, भले पास पास लिखना, मतलब दूर दूर लिखना भूल जाओगे, पास में लिखोगे तो भी आदमी समझ जाएगा कूलम मीटर ही है वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई डाइपोल मूवमेंट है, तो कॉमन सेंस से आ जाता है। पर सही तरीका लिखने का ये है। तो जब भी प्रीफिक्स और यूनिट के सिंबल में कंफ्यूजन हो तो उनके अंतर को लिखने में समझा जा सकता है गैप से। बिल्कुल चिपके हुए तो प्रीफिक्स है, दूर है तो अलग है, दूर है तो अलग है। तो प्रीफिक्स सिंबल इज रिटन वेरी क्लोज, prefix system is written very close to the unit symbol without spacing between them, while unit symbols are written separately with spacing with units are multiplied together. अगर 2 यूनिट आ गई हैं तो स्पेस होगा, अगर प्रीफिक्स है तो स्पेस नहीं होगा। ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए। तो आप ये डेफिनेशन लिखो और ये दोनों इलस्ट्रेशन लिख लो, फील आ जाएगी। ये दोनों लिख लो, बस ये दोनों फील आ जाएगी तुमको। 1 cm दूर दूर तो 1 कूलम मीटर है, और 1 cm पास पास, c छोटा तो ये सेंटीमीटर है। क्या बात समझ आई? हाँ सर, रूल हैं तो काम के, लिख तो लेते थे पर कभी इतना सोचा नहीं था, तो अब सोचो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? चलो भाई और देखो, आगे बढ़ जाएं क्या? चलो भाई चलो भाई चलो भाई। अच्छा, ये रूल हो गए, और देखो एक और रूल, द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड। ये तो मतलब ऐसे गलत नहीं लिखना। नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ है। जब हमारे पास अवेलेबल है, जब हमारे पास अवेलेबल है तो 3 ऐसे लिखेंगे, माइक्रो, या कि सोचा 10⁻⁹ है तो 6 को तो माइक्रो लिख लेता हूं और मिली को ये लिख लेता हूं। तो नैनो को आप ऐसे माइक्रो मिली से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये इसने समझाया है। फटाफट उतार लो। तो 1 नैनोमीटर कैन नॉट बी रिटन एज लाइक दिस, ऐसे ही लिखेंगे इसको। अगर प्रीफिक्सेस अवेलेबल है तो आप ऐसे ही करोगे, मल्टीपल प्रीफिक्सेस में नहीं लिख सकते उनको, ऐसे नहीं लिखोगे माइक्रो सेंटीमीटर, नहीं। प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं तो वैसे लिखेंगे। ऐसे लिखा हुआ देखा भी नहीं होगा तुमने? हाँ सर बिल्कुल नहीं देखा। तो नहीं देखा तो क्यों करोगे ऐसा काम? तो सिर्फ एक कोई भी इलस्ट्रेशन उतार लो जो तुम्हें अच्छा लगे, ये दोनों उतार लो। क्या रूल समझ में आ गया? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया, मजा भी आया, बढ़िया भी लगा। अच्छा, और आगे चलते हैं। देखो भाई, फिर से सुनो, जब भी अपन सॉलिडस वगैरह या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो ऐसा मत करो। जैसे यूनिट को लिखने के 2 तरीके हैं। भाई जूल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझो। क्या ध्यान समझो? जूल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर जूल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट जे से भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को कोई यूनिट लिखनी है, मान लीजिए मेरे को लिखना है कि मीटर पर सेकेंड। कोई बुराई नहीं है इसमें, मैं मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ, पर ऐसे मत करो कि मीटर फिर नीचे सिर्फ ऐसे लिख दिया, या मीटर और नीचे पूरा सेकंड लिख दिया। ये गलत तरीका है। बेसिकली कहने का तरीका यह है कि अगर पूरे जब यूनिट लिख रहे हो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो अगर उनको पूरी लिख रहे हो तो पूरा ही लिखो फिर। बोलो क्लियर? और अगर उनके सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो फिर सिंबल ही लिखो, मिक्स मत करो, मिक्स मत करो। तो उसने वही बोला, मान लो मुझे लिखना है क्वांटिटी जूल पर मोल पर केल्विन, तो मैं जूल मोल का डायमेंशन MOL, बिल्कुल, केल्विन MOL है, वो MOL ही नहीं होता, MOL
केल्विन, बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर। या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ऐसे मत लिखोगे, जूल लिख लिया, मोल लिख लिया, केल्विन को उसकी सिंबल में लिख लिया, या ऐसे लिख लिया या ऐसे लिख लिया। बोलो क्लियर। बेसिक बात ये कि सिंबल लिखो तो सारे सिंबल लिखो, पूरा लिखो तो सारे पूरा लिखो, सिंपल सिंपल भाषा में, लॉजिकल भी है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये रूल हो गया साहब, लिख लो, उतार लो। बोलो याद रहेगा क्या? बोलो इतने सारे रूल बताए, याद रहेंगे क्या? कैसे लिखते हैं, कब क्या करते हैं, सेंटीमीटर पास पास लिखते हैं, दूर लिखते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। फिर कह रहा हूं पूरा याद करने का लेक्चर है अभी तक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं करना है, सब याद करना है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, समझ आ गई बात। अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, और सुन आगे। हाँ, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। किसकी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। लेंथ हमारा बहुत स्टैंडर्ड है, इसलिए लेंथ पे ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान सुनो, अभी तक थोड़ा रटने वाला था, अब थोड़ी सी समझने वाली चीज़ हल्की हल्की आएगी, ध्यान समझो अच्छे से। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, बहुत काम आती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। कुछ कन्वर्जन आप जानते हो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर जानते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर नैनोमीटर जानते हैं, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट। एक्चुअली ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ लेंथ, क्योंकि कई बार सवाल फुट यार्ड में भी आ जाते हैं, और नहीं तो आपने सुना हो तो हमारे हेक्टेयर वगैरह यूज करते हैं, अपन ज़मीन वगैरह नापते हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ कोई ज़मीन होगी तो हेक्टेयर में नापते हैं, एकड़ में नापते हैं, वो सब फुट से चलते हैं। यूएस में अगर आप रहते हो या कभी गए हो तो याद करो, वहाँ पे माइल पे करते हैं। वो अभी तक भी ब्रिटिशर्स सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने SI को अडॉप्ट नहीं करा है, क्यों नहीं करा पता नहीं, कर लेना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया इसी को मानती है, पर वो माइल्स वगैरह में ही चलते हैं, तो आपको वो कन्वर्जन भी आने चाहिए। तो ये तो आप जानते हो SI वाले, तो थोड़े ये भी याद होने चाहिए। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच। याद करो, अपन जनरली अपनी हाइट फिट में नापते हैं, है ना? तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस। बोलो क्लियर है? हाँ भाई। 1 इंच इक्वल, अब देखो ये दोनों रिलेशन है ना, ये वो जो ब्रिटिश सिस्टम था ना, FPA सिस्टम, वहां से आ रहे हैं ये, ठीक, फुट पाउंड और सेकंड वाले से। अब अगर कभी इसमें दे रखा हो और हमें SI में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हमें इनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये ध्यान से समझो, तो FPA सिस्टम से आप कौन से सिस्टम में आ गए? SI सिस्टम में। तो याद रखो 2.54 काम आएगा, ये सब ये रटने वाली चीज है। 1 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ओके, और देखो 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड्स। अच्छा, तू ध्यान से देख, तो तू 1 माइल को 1760 यार्ड्स, क्या इसको लिख सकते हैं 1760 इंटू 3 फुट? हाँ, क्यों? क्योंकि भाई ये 1760 इंटू 3 फुट, इतने माइल का 1 यार्ड होता है, माइल्स में चलते हैं वहां पे। तो अब सोचो, अच्छा 1 फुट में कितने इंचेस? अब सोचो तो 12 इंच। अगर तू ध्यान देख तो इसे मीटर में कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। 1760 इंटू 3, 1 फुट कितने का? 12 इंच का, तो इंटू 12 कर दो तो इंचेस में आ गए। और 1 इंच कितने सेंटीमीटर का? 2.54 सेंटीमीटर का। बोलो क्लियर। और सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर। तो ध्यान से सोचो, तो क्या ये आपका माइल मीटर में आ गया? हाँ भाई सर, बिल्कुल आ गया। तो फिर से देखो, 1 माइल जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइल आएगा 1.609 किलोमीटर। तो जो अपन किलोमीटर पर आवर या ऐसे नापते हैं ना, वो माइल्स पर आवर में नापते हैं, तो उनकी स्पीड अलग नपती है। जैसे अपन सोचते हैं ना 80 किलोमीटर पर आवर, अपने दिमाग में ऐसे ही चलता है, वहां पे 80 किलोमीटर का लगभग 1.6 से और डिवाइड कर दो, उतनी स्पीड उनके लिए ज्यादा होती है कि नहीं? तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, समय के साथ यूज हो सकते हैं। फिर कह रहा हूं ये लेंथ के हैं, इसलिए अगर याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है। ये लेंथ के मेजरमेंट हैं, अपने को याद होने चाहिए। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। अच्छा भाई, और देखो 1 फुट इक्वल टू, वो निकाल लिया अपन ने यहाँ पे पीछे से, ठीक। ये मैंने आपको बताया था, एंगस्ट्रॉम अभी समझाया था। बोलो क्लियर। 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो अपने एटम का न्यूक्लियस का रेडियस होता है, आप जब केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ोगे तो उस न्यूक्लियस के रेडियस 10⁻15 मीटर, बहुत छोटा, 10⁻⁻15 मीटर को देख नहीं सकते आप, तो काम का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, एक एटम का रेडियस करीब करीब इतना होता है, इसलिए इनको पढ़ाया जाता है। अभी मत परेशान हो, पर ये लेंथ की कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। बोलो क्लियर। अच्छा, सोचो लेंथ हमारे बहुत काम आती है,
न्यूक्लियस के डायमीटर, जो कि 10 शायद -15 मीटर का है, ठीक, से लेकर सोच कोई सितारा बहुत दूर है। ऐसे ऐसे सितारे हैं जिनसे रोशनी हम तक आने में बरसों लग जाते हैं। बरसों मतलब ईयर्स, लाखों साल बाद उनसे चली हुई रोशनी कितनी तेज चलती है सोच के देखो, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से लाखों साल उनको हमारे यहां से आने पे लग जाते हैं। खैर मैं अलग ट्रैक पे जा रहा हूं, पर आपने सोचा हो तो जो अपने साइंटिस्ट को कैसे पता करते हैं कि हमारी अर्थ पहले कैसे रही होगी या हमारा सन पहले कैसे रहा होगा? वो दूर बहुत सारे स्टार को देखते हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं। मान लो हमें पता है कि 5 लाख साल पहले वहां से रोशनी चली थी जो आज हमारी अर्थ पे पहुंच रही है। हाँ, तो वो जो आज दिख रहा है वो 5 लाख साल पहले था। ऐसे हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा सन इतने साल पहले कैसा दिख रहा होगा या कैसा होगा या आने वाले समय में वो कैसा होगा, है कि नहीं? कि ऐसा बोलते हैं ना, करोड़ों वर्षों बाद हो सकता है क्या होगा कि सन खत्म हो जाएगा, तो शायद हमें कहीं और जाना पड़ेगा। घबराओ मत। कई लोग सोच रहे हैं सर जब सन खत्म हो जाएगा तो धरती खत्म हो जाएगी तो हम मर जाएंगे, तो फिर पढ़े ही क्यों, इतनी मेहनत क्यों करें? करोड़ों वर्ष बोला है, तू आगे और 50-100 साल जीने वाला है, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यस और नो? अभी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे बच्चे, उनके भी बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, तुम्हारी अभी 100-200 पीढ़ियां आराम से जिएंगी बिना किसी टेंशन के। चिंता नहीं लेनी है कि नहीं? हाँ सर। अब सोचो जो इतनी दूर चीजें हैं जिनसे लाइट को आने में इतना टाइम लगता है, हाँ, उनकी दूरियां कैसे नापते हैं? मीटर में। मीटर लिखते लिखते तुम परेशान हो जाओगे। यस और नो? तो यानी कि हमें बहुत बड़ी यूनिट और चाहिए जो 10⁻18 से भी आगे जाती हूं, 10⁻18 मीटर से भी आगे चली जाती हूं। अच्छा, तो उनके लिए बड़ी चीजों के लिए और यूनिट डिफाइन करी गई, जिसे अपन कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 3 बड़ी यूनिट है जो यूज ली जाती हैं। ऐसा समझो, स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कौन सी यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। लाइट ईयर और पार्सेक, आ जाओ। तो ये तीनों में फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, आगे मत चल भाई। ये तीनों में, अरे पेन क्यों नहीं आ रहा भाई? ओहो, क्या हो गया? अभी तो चल रहा था, यहां तो चल रहा है, अब चल रहा है, बिल्कुल सही। अब सुन, तो जो 3 यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, ठीक, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनका मतलब समझा देता हूं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी? स्पेस को देखने के लिए। बोलो क्लियर? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और अपनी कौन सी? 1 लाइट ईयर और 1 पार्सेक। इनको समझो ये होती क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम सब लोग जानते हैं, हमने कंपैरिजन करा सन और हमारे बीच की दूरी। बोलो क्लियर? सन और हमारे बीच की दूरी। बोलो क्लियर? हाँ सर। कैसे? अगर आपने कभी सुना हो तो सन से अर्थ, सन के अबाउट अर्थ ऐसे घूमती है। अगर कभी सुना हो थोड़ा सा, वैसे अपन सर्कुलर ही मानते हैं लगभग तुम जो पढ़ोगे, पर अभी समझो थोड़ा सा, ठीक। तो उसकी सबसे दूरी, सबसे पास वाली जगह और सबसे दूर वाली जगह, ये अपना सन है और ये अपनी अर्थ है। तो जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो अर्थ के जब वो सबसे पास होती है और जब सबसे दूर होती है तो दूरियां पता है, ठीक। डी मैक्स और डी मिनिमम, इन दोनों का एवरेज, क्या ऐसा मान सकते हैं कि वो एवरेज दूरी सन की अर्थ से होगी? हाँ, उसे बोला गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बोलो क्लियर है? और उसकी वैल्यू पीछे दे रखी है, देखो, ये छोटी मोटी नहीं है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो अगर हमें कोई डिस्टेंट स्टार या कोई और चीजें ध्यान में देनी होती तो हम बोलते हैं अच्छा, अगर 1 ये 5 AU है, मतलब जितना हमारा सन से हमारी दूरी है उससे 5 गुना दूर है। बोलो यस और नो? तो आसपास के सिस्टम को जब जानने के लिए अपन जरूरत पड़ती है तो अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ही सहारा लेते हैं। बोलो क्लियर?
बेसिकली हमें हमेशा ऐसा कन्वर्जन लेना चाहिए जो हम समझ पाए। हमें जैसे हमने बोला कि ये इसका 10 गुना है, ये इसका 20 गुना है, तो हम उसे इमेजिन कर पाते हैं। मैं आपसे बोलूं कि ये चीज इस चीज की 1 करोड़ गुना है, तो आप फील नहीं कर पाओगे, बस ये सोच पाओगे बहुत बड़ा है, इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो हमेशा 10⁻11 मीटर, 1 मीटर 10⁻11 बहुत बड़ा, कुछ फील नहीं आएगी। पर मैंने बोला 5 AU, तो तू समझ जाएगा अच्छा कि सन जितना हमसे दूर है उससे 5 गुना, तो तेरे पास एक बड़ा रेफरेंस आ गया। बोलो यस और नो। अच्छा भाई, अब हमें और जरूरत पड़ी कि ऐसी भी सितारे या ऐसी चीजें हमारे पास इंटरस्टेलर स्पेस में हमारे पास है जो यार हजारों AU दूर है, लाखों AU दूर है। तो हमने सोचा यार हमें एक और बड़ी यूनिट चाहिए होगी, तो उसके लिए डिफाइन करा गया लाइट ईयर। क्या डिफाइन करा गया? लाइट ईयर। देखो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, नाम ही बता रहा है, इन अ ईयर। अगर तू रोशनी टॉर्च से जलाए और वो 1 साल तक चलती रहे और 1 साल में जितनी दूरी चल जाएगी उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, 1 लाइट ईयर। अब क्या होगा? देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अगर सुना हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 साल मतलब 365 दिन, यानी कि एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में 1 घंटे में कितने सेकेंड, कितने मिनट? 60 मिनट × 60। जब इतनी दूरी की बात करोगे, बोलो क्लियर है, तो जो दूरी आएगी वो 1 लाइट ईयर कहलाएगी। 3 × 10⁸ स्पीड हो गई, स्पीड इंटू टाइम, टाइम को लिखो सेकंड में, तभी तो सेकंड कटेगा। 365 दिन, हाँ। 24 घंटे, हाँ। 60 मिनट, हाँ। 60 सेकंड मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। कौन सी? देखो पीछे, ये रही। क्या ये AU से भी बड़ी आई? तो हमारे को आसान लगा। अब हम बोल पाते हैं कि अच्छा देखो, इसे ये से मत सोचो सर 11 और 15, ये 4 की पावर में गैप है, मतलब 10,000 गुना लगभग। यस और नो, है ना? तो अगर 2 लाइट ईयर हम किसी को दूर बोल रहे हैं तो उसको AU में लिखोगे ना, तो समझ के सोचो 20,000 गुना हो जाएगा। इसलिए लाइट ईयर की जरूरत पड़ी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और समय बीता, हमारी रिसर्च और आगे बढ़ी, हमने और प्रोग्रेस करी, तो यार हमें लगा कि यार हमें और बड़ी यूनिट चाहिए। हमारे पास एक बड़ी यूनिट और हो तो मजा आए, क्योंकि लाइट ईयर में भी बहुत लाखों साल आने लग गए, 2 लाख साल, 2 लाख लाइट ईयर, ओ बहुत बड़ा। तो एक और यूनिट डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं पार्सेक। ये थोड़ी सी टफ टू अंडरस्टैंड है, पर समझो समझ आ जाएगी। क्या ये दोनों समझ आ गई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। पार्सेक ने क्या बोला? तुम एक चीज, पार्सेक समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं या रटते हैं, समझो। ये आएगी अपने एंगल से, याद करो। प्लेन एंगल क्या होता था? थीटा इक्वल टू, याद है कि भूल गए? ध्यान से सुनो, क्या होता था? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद है? हाँ। और इसकी यूनिट आती थी रेडियन, याद है? सप्लीमेंट्री यूनिट, हाँ बिल्कुल याद है सर। अब ऐसा समझो कि, क्या समझो, ध्यान समझो, कि आप एक ऐसे एंगल बनाओ। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब समझे अच्छे से। अच्छा, ये जो रेडियन आता था, इसको देखो क्या करते थे। ये जो रेडियन आता था, इसको अच्छे समझे, इसको क्या करते थे। रेडियन जो आया करता था, उस रेडियन को अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ऐसे लिखते थे, इसकी ये जो एंगल थी इसकी यूनिट रेडियन होती थी। और याद करो एक और होती है डिग्री। तो अगर आप ध्यान से समझो तो आपको समझ में आता है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो लिखते हो 90 डिग्री, और इसी को लिखते हो π/2 रेडियन। बोलो क्लियर? हाँ। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? π/180 रेडियन। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आती है। अब 1 डिग्री अगर ऐसे फील करें तो 90 डिग्री का 1/90 हिस्सा है, 1/90। ओके, और वो π/180 रेडियन के बराबर है। बिल्कुल सही बात है सर, ये हमें समझ में आता है। यानी कि 3.14/180 रेडियन, ये बात हमें समझ में आता है। 1 डिग्री की और छोटा करो
तो उसे बोलते हैं 60 मिनट। मिनट तो सर टाइम की यूनिट है, मिनट एंगल की भी यूनिट है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं 60 ऐसे सिंगल डैश। बोलो क्लियर? अच्छा, और छोटा करो तो ये 60 मिनट को, तो 1 मिनट इज बेसिकली 60 सेकेंड डबल डैश। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर। तो डिग्री को और छोटा करा जाता है, तो सोचो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सेकेंड, मिनट, ये डिग्री की भी यूनिट है, मतलब सॉरी, इसकी अपने एंगल की भी यूनिट है। याद रखने वाली बात है, अगर नहीं जानते हो तो। वैसे मेरे को लगता है तुमने पढ़ा होगा ये जरूर, पर फिर भी एक बार मेरा धर्म में रिवाइज करा लेते हैं। अब एक बात समझो, पार्सेक क्या कहता है कि अगर मैं एक ऐसे आर्क बनाऊं जो 1 AU का हो। किसका हो? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। बोलो क्लियर? अच्छा, और इतनी दूरी पे ले जाऊं अपने पॉइंट को, इतनी दूरी पे ले जाऊं अपने पॉइंट को कि ये एंगल 1 सेकेंड हो जाए। बोलो क्लियर? ये एंगल 1 सेकेंड हो जाए, तो जो आर होगा दिस इज 1 पार्सेक। समझ आया? तो बेसिकली थीटा इक्वल टू आर का रेडियस की डेफिनेशन पार्सेक में जोड़ दी। अगर आर्क हो 1 AU को, 1 AU बहुत बड़ी आर्क, और उससे दूर पॉइंट लेते जाएं, जितने दूर जाते जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, छोटे होते 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 वो 1 सेकेंड हो जाए, तो जो आर आएगा वो 1 पार्सेक होगा, वो 1 पार्सेक होगा। और जब इस आर को निकाला गया, तो वो वैल्यू इतनी आई, 3.08 × 10⁻16। बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास से काम नहीं आता, तुम्हारे को फिजिक्स में बहुत कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए है कि बड़े बड़े इंटरस्टेलर चीज़ों को पढ़ने के लिए तुम साइंटिस्ट बनोगे तो बहुत काम आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, स्पेस को पढ़ने के लिए 3 यूनिट यूज़ ली जाती है, और उनको कैसे डिफाइन करा जाता है वो आपके सामने है। ज़्यादा आपके नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस। अच्छा, लेंथ पे एक चर्चा और कर लेते हैं फटाफट। क्या? सुने, ध्यान से सुने। लेंथ पे चर्चा ये करते हैं कि लेंथ नापने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मीटर स्केल होता है। हाँ, नापेंगे कैसे? नापने में थोड़ी चर्चा की, अब बता रहा हूँ। इतनी दूर की बातें करने सर, इसको कैसे नापेंगे, इतनी दूर है, उनकी दूरियां कैसे नापते हैं सर? उसके कुछ मेथड हैं, एक आध मैं आपको समझाता हूँ, सुने ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपने ये पूरी कहानी समझ ली, तो ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए मेरे को कोई चीज़ नापनी है, ये तेरे को पता है इसको नापना, तो क्या करूँ, सेंटीमीटर स्केल लिया और नाप लो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो मीटर में नाप लो, थोड़ा बड़ा हो किलोमीटर में नाप लो, नापना हमें आता है, ठीक भाई। थोड़ा छोटा हो तो आप पीछे पढ़ोगे, मतलब आप आगे पढ़ोगे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। जैसे मान लीजिए कि आपको इस पेन की टिप नापनी है, डायमीटर, तो सेंटीमीटर स्केल से तो नहीं नाप पाओगे, यस और नो? तो उसके लिए और इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़ाए जाएंगे आप, वो कैसे नापते हैं वो भी। तो बेसिकली वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स। पर मान ले कि मुझे दूरी नापनी है सन का, मेरे को सन का डायमीटर नापना है, वहाँ स्केल लेके थोड़ी जाएगा। या मुझे सन से अर्थ की दूरी नापनी है, तो स्केल लेके थोड़ी जाएगा। बोल यस और नो? हाँ सर। तो उनके कुछ अलग मेथड है, वो एक मेथड में आपको समझा देता हूँ, ठीक? उसको क्लैरिटी से समझो। अच्छा, वो मेथड समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं पैरालैक्स। क्या कहते हैं? पैरालैक्स। अभी बार बार इससे आगे जा रहा था तो एक पैरालैक्स लिखा आ रहा था, है ना, वही वाला। पैरालैक्स क्या होता है समझो अच्छे से। कुछ नहीं, कैसे, इसको ऐसे पकड़ो, अब समझो, ऐसे देखो पेन को, दिख रहा है? अपना पेन पकड़ो, ऐसे करो सब लोग, पेन पकड़ो, हाँ दिख रहा है। अब सुनना, अपनी एक आंख बंद करो, हाँ तो भी पेन दिख रहा है, हाँ। अब दूसरी करो। तेरे को ऐसा नहीं लगता है ऐसे पलटते हैं आंख को तो पेन अपनी पोजीशन चेंज करता है? हाँ, करता है ना? तो ऐसा समझ कि इसके पीछे एक दीवार लगा ले। बोल यस और नो? ऐसे दीवार लगा ले। अब तू क्या कर, इस आंख से अगर देख रहा है तो इस आंख से अगर देख रहा है तो ऐसे सीधा लेके वहां पे पॉइंट मार्क कर ले। ऐसे ही इससे अगर देख रहा है इस वाली आंख से तो ऐसे पॉइंट मार्क कर ले, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो दोनों दीवार पे पॉइंट अगर अलग अलग आंख से देख रहे हो,
तो क्या इसके पीछे वाले पॉइंट अलग अलग दीवार पे अलग अलग जगह आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। पहली बात, इसे पैरेलैक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। ये आपने करा हुआ है बहुत अच्छे से। इसे क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। मैं एनिमेशन के थ्रू भी समझा देता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये पेंसिल है, ऐसे दिख रही है दोनों आंखों से। अच्छा, अब एक आंख से देखो तो इधर शिफ्ट होगी थोड़ी सी, हाँ सर, तो ये मार्क कर लिया दीवार पे पॉइंट। फिर दूसरी आंख से देखो तो इधर दिखेगी, हाँ सर। यही जो मैंने अभी समझाया, इसको अपन एनिमेशन से समझ रहे हैं ताकि अपने को फील आए। बोलो क्लियर? हाँ भाई सर। तो अपन ने पॉइंट मार्क कर लिया, फिर अपन ने देखा। अच्छा, अब जो दो आंखों के, यानी कि जो पॉइंट, अगर आप ध्यान समझो तो एक आंख से देखा फिर दूसरी से देखा, क्या ये दोनों, एक आंख भी एक ऑब्जर्वर है, ये भी एक ऑब्जर्वर है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है आंखों में? उसे कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो, अरे पक्का, अरे सोच लो। उस बेसिस के बेस पर ही क्या पीछे जो पॉइंट मार्क हो रहे हैं वो आएंगे? यस और नो? जितना ये ज्यादा होगा उस हिसाब से वो चेंज होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही। तो ये हर आदमी के लिए फिक्स नहीं है। क्या दो आंखों के बीच की दूरी किसके लिए अलग है कि नहीं? बिल्कुल है। चलो भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। इसे कहते हैं बेसिस। हालांकि इसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। अब देखो, वही उसने जो भी अपन ने करा उसको समझाने का एक बार और प्रयास करा। देखो अच्छे से। हाँ सर, ऐसे अपन ने एक आंख से देखा तो अपन ने ऐसे पेंसिल को वहाँ ले जाके पॉइंट मार्क कर लिया। ऐसे ही अपन ने जब दूसरी आंख से देखा तो अपन ने फिर उसके लिए एक पॉइंट मार्क कर लिया। बोलो क्लियर? हाँ सर। जो अपन कह रहे हैं वही एनिमेशन समझाने का प्रयास किया है। ठीक भाई, अच्छी बात भाई। ये अपना बेसिस कहलाता है। और आंख के लिए ऐसे ये पॉइंट, इस वाली आंख से होता हुआ ये अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे ये जाएगा और ऐसे ये जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो दीवार और पेंसिल के बीच में क्या दूरी है, उधर उतना पीछे बन जाएगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे आंख से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये आपके बेसिस पे और आपकी पेंसिल की नोक या जो भी पेन की नोक और पीछे वाली दीवार पर डिपेंड करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? ठीक भाई, ठीक, क्लियर है एकदम? सोच लो, ये थोड़ा सा चाहो तो बना सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक, अच्छा भाई सर, ये बात मैं समझ गया। अब क्या करें, अब क्या करें? सुनो, सोचो, समझो। ठीक भाई, इसको यूज कैसे लेते हो समझो। मान लो बहुत कोई दूर सितारा या प्लेनेट या कुछ है जो हम देख तो पा रहे हैं, पर उसकी दूरी कैसे नापे, समझे? सुनना अच्छे से। क्या करेंगे अपन, एक बात समझो कि अपन उसको, किसको, ये फंडा यूज ले लेंगे। कैसे समझा? उसको, किसको? वो जो बहुत दूर चीज है, उस दूर वाली चीज को, उस दूर वाली चीज को एक ऐसा समझ ले कि 1 किलोमीटर दूर अपना एक अलग स्टेशन है, 1 किलोमीटर दूर एक अलग स्टेशन है। तो एक आदमी बोलेंगे कि तू वहां से देख उसको। उसने बोला देख लिया। उसने बोला तू अपने वर्टिकल से एंगल दे दे हमको। उसने एंगल दे दिया, मान लो θ1। फिर हम इधर दूसरे 1 किलोमीटर वाले स्टेशन पे हमने भी उसे देख लिया और एंगल दे दिया θ2। क्या आपको नहीं लग रहा है θ1 प्लस θ2 के बराबर है? तो वो जो दूर वाली चीज है जिसको हम ऐसे मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, क्या उसने कितना एंगल हमारे दो स्टेशन पे बनाया वो पता पड़ गया? यस सर, पता पड़ गया। क्या उन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी मुझे पता है? हाँ। क्या मुझे बी पता है? हाँ। क्या मुझे वो जो एंगल उन दोनों स्टेशन पे बना रही है दूर वाली चीज, क्या वो पता है? हाँ, थीटा। अरे वाह। अब हम एक फंडा यूज ले लेंगे। क्या? पहले समझें। कौन सा फंडा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब ध्यान से समझना कि सोचो, ये जो दूर चीज होती है हमारी, बहुत दूर, जो बहुत दूर चीज है, वो ये एंगल अगर हम अपने स्टेशन पास पास ले रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अर्थ के डायमीटर पे भी ले लो, तब भी वो एंगल हमारी अर्थ पर जो बनाएंगी वो ये एंगल बहुत छोटा होगा कि बड़ा? प्रैक्टिकली बहुत छोटा। ये मिनट और सेकंड में होते हैं प्रैक्टिकली। मिनट सेकंड टाइम वाला नहीं, एंगल वाला। 1 डिग्री बहुत छोटा होता है। 1 डिग्री का 1/60वां हिस्सा, 1/60 हिस्सा मिनट है, और उसका एक और 1/60वां हिस्सा क्या है? सेकंड। तो प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ओके, अब क्या करें? अगर ये बहुत छोटा होता है तो होता है पक्का? बिल्कुल सही बात सर, बहुत छोटा होता है। अब सुने ध्यान से, अगर ये छोटा है तो इससे फायदा क्या हो, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि थीटा बहुत छोटा है, आर कैसा होता है? बहुत छोटा, थीटा स्मॉल, बहुत छोटा। तेरे को लगता है कि अगर ये बहुत छोटा हुआ तो क्या आर्क कैन बी कंसीडर्ड
एज स्ट्रेट लाइन। हाँ सर मान सकते। थीटा बहुत छोटा हो तो क्या ये आर्क इतना सा बहुत छोटा तो क्या आर्क को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई बी। अब सोच इस पे, अगर ध्यान समझो तो इसके लिए ये थीटा अगर बहुत छोटा है तो क्या ये आर्क ही बी बन गया है? तो क्या बी विल एक्ट एज अ आर्क क्योंकि थीटा बहुत छोटा है? और क्या डी दूरी इज रेडियस? हाँ, तो रेडियस क्या हो गया? ध्यान से देखो, अगर अपन डी की बात करें तो थीटा इक्वल टू आर्क यानी कि बी अपॉन डी। हमें चाहिए डी, तो क्या लिखेंगे? बी बाई थीटा। हाँ सर, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या हो गया? डी। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी? बी बाई थीटा। ओहो, बी ग्राउंड पे नाप लिया, थीटा अपने इंस्ट्रूमेंट से नाप लिया, आंसर आ गया। जो इतनी लाइट ईयर दूर थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर थी, क्या हमने नाप ली? बिल्कुल नाप ली। देखो भाई, हाँ सर ये देखो, पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल, और ये आ गया अपना। ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। क्या कहते हैं? पैरेलैक्टिक एंगल। डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, ये आ गया जो मैंने पीछे बनाया ना, देखो ये आ गया। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? अरे घबरा तो नहीं रहे हो? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? चलो भाई, उतार लिया पक्का? चलो भाई अब देखते हैं। देखो यही जो मैंने अभी बोला ना, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। ठीक, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है समझे? इसी मेथड को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे? एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट इक्वल टू, अब जैसे समझ कि मान ले ये तो ये वाली चीज हो गई, मान ले दूरी निकाल ली तूने। अब कोई देर से बोले कि भाई सर है ना, मेरे को तो वो जो चीज दूर थी ना उसका ये डी निकालना है, उसका डायमीटर। बहुत दूर कोई सन है, मतलब कोई स्टार है, उसका डायमीटर कितना है? दूरी नहीं निकालनी, दूरी तो निकाल ली, उसका डायमीटर निकालना है। तो क्या करो, अब उल्टा प्रोसेस करो। अर्थ के एक ही पॉइंट से इसके दोनों डायमेट्रिक एंड्स को देखो और वर्टिकल से उनके एंगल ले लो, वो तो ले ही सकते हैं। तो क्या ये एंगल निकल आएगा? इसे बोला एल्फा। एल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सन एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ। पहले अर्थ पे 2 पॉइंट ले रहे थे और उसकी दूरी नाप ली, अब उसके 2 एंड पॉइंट ले रहे हैं और अर्थ से उसका एंगल निकाल लिया, तो एल्फा निकल आया। क्या एल्फा फिर बहुत छोटा होगा? हाँ होगा। पर क्या थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क ये क्या इसका डायमीटर बन जाएगा? छोटा होगा तो क्या डायमीटर डी, डायमीटर डी। हाँ, क्या डायमीटर डी उसका क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? क्योंकि बहुत छोटा है, तो एल्फा इक्वल टू डी बाई डी। डी क्या हम यहां से निकाल चुके हैं, ये रहा। तो क्या छोटा डी निकल आएगा? हाँ। घबराओ मत, इस पे ज्यादा सवाल नहीं आते, ये मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ाता तो भी बात बन सकती थी, पर पढ़ लो, अच्छी बात है। क्या मेरी बात समझ आई है? तो क्या मैं इस मेथड से, पैरेलैक्टिक एंगल और ये पैरेलैक्स वाले मेथड से, क्या मैं बहुत दूर वाली चीज की दूरी नाप सकता हूं? हाँ। क्या मैं उसका डायमीटर भी नाप सकता हूं? हाँ। क्या कहानी समझ आई है? हाँ। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। तो मैंने आपको थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में ये भी समझाया कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो क्या अपन वो जो लेंथ होती है उसको बहुत स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? मान सकते हैं। और उसको यूज कर कर हम बहुत सारी दूर की चीजों का डायमेंशन निकाल सकते हैं, मतलब दूरी निकाल सकते हैं। चलो भाई बोलो, समझ आ गया क्या? अरे पक्का? चलो ये सवाल आपको करना है। होमवर्क थोड़ा सा अच्छा है पर तुम कर सकते हो, बोलो क्लियर? अरे पक्का? सॉल्यूशन बता दूं इसका? चलो ये सवाल का सॉल्यूशन सिर्फ एक बार देख लो और थोड़ी कैलकुलेशन है, इसे समझ लो। चलो करा ही देता हूं, सुनो। अब मून इज ऑब्जर्व्ड, सॉल्यूशन पहले गायब करते हैं, पहले समझते हैं। मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रियली अपोजिट पॉइंट्स। मून को देख रहे हैं हम, ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड ऑन द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी इतना, अर्थ का डायमीटर, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी इतना, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। बोलो क्लियर है? अच्छा भाई, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ
द एंगल थीटा सब्टेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी इतना, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो अब अपने को डायमीटर पता है और हमें एंगल पता है। बोलो पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। चलो भाई अब समझते हैं क्या करा। देखो भाई, थीटा को पहले कन्वर्ट कर लो किस में, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट 114 मिनट। यस बिल्कुल सही। 114 इंटू 60 इंटू 4.85 10 to the power 6 रेडियन। मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। 114 इंटू 60 क्यों करा पहले बताओ? 114 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। बोलो क्लियर है? और फिर सेकंड का रेडियन से कन्वर्जन ये ऐसे होता है। ये कहां से आता है ध्यान समझो। अभी 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 अपन ने पढ़ा था क्या, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 60, सॉरी इधर करते, रुक जाए एक मिनट। 1 डिग्री इज बेसिकली पाई बाई 180 रेडियन। क्या अभी अपन ने पीछे निकाला था? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये समझ में आता है? तो समझ में आ गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यहां से कन्वर्जन यहां ले आए तो क्या थीटा निकल आया? हां सर बिल्कुल निकल आया। लो भाई किस में? रेडियन में। ओके, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस जब रखते हैं तो थीटा किस में रखते हैं? थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस जब लगते हैं तो थीटा किस में लिखते हैं? याद रखें रेडियन में। किस में? रेडियन में। ओके, अब देखो तो ये इसने पूरा सॉल्व कर लिया, इसको रेडियन आ गया, ये आ गया रेडियन। बहुत समझ में आया? अभी कुछ नहीं करा अपने, थीटा निकाला रेडियन में जो अपने को ऐसे दे रखा था, यूनिट कन्वर्जन कराया अभी। अच्छा, सिंस 1 मिनट इक्वल टू ये अपन ने जो कन्वर्जन मैंने आपको बोला वो यहां लिख दिया। ठीक, अब b इक्वल टू ए बी जो अपने को दे रखा है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर अपने को पता है, और अपन जानते हैं कि अर्थ मून डिस्टेंस d इक्वल टू बी बाई थीटा। d इक्वल टू बी बाई थीटा। उसने क्या बोला कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमीट्रिक अपोजिट पॉइंट्स। मतलब मून यहां है तो अर्थ से मैंने उसको अर्थ के दोनों डायमीट्रिक अपोजिट पॉइंट से देखा, तो ये दूरी अर्थ की दोनों डायमीटर जो हुआ, क्या वो मेरा इस पीछे वाले सवाल का ये b बन गया? हाँ सर बिल्कुल बन गया। ये देखो b बन गया, और ये एंगल अपने को दे रखा है, तो क्या d की वैल्यू b बाई थीटा। b ये रहा, थीटा ये रहा, जो रखना है रेडियन में। थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस में थीटा किस में रखते हैं? रेडियन में। किस में रखते हैं? रेडियन में। तो d इक्वल टू बी बाई थीटा। लो भाई, तो वैल्यू रखी, आंसर आ गया। कैलकुलेटर था इसलिए मैंने पूरा ढंग से आपको करके बताया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। ओके, हो गया भाई, सोच लो, पक्का। चलो भाई और देखो और देखो और देखो। अब देखो गया, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ी सी यूनिट आप मास और टाइम की ओर सीख लो, बाकी अगले टर्न से अपन चालू करेंगे डायमेंशन। ऐसे सवाल मैं आपको 1-2 और दे दूंगा, हालांकि ये ज़्यादा आते नहीं है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको, परेशान नहीं होना। अगले टर्न पे डायमेंशन की बात करेंगे। छोटी सी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट आप मास और टाइम की लिख लो ताकि आपको याद रहे। मास में आप जानते हो 1 kg 1000 ग्राम, ये जानते हो फिर भी बता देता हूँ। 1 टन 1000 किलो, 1 पाउंड 0, ये याद है FPS पाउंड, ये थोड़ा रट लेना। 1 पाउंड 0.45 kg, 1 टन 1000 किलो। अगर ट्रक में ले जाओ तो टन में नापोगे ना कि 2 टन 5 टन माल 10 टन माल, बोलो यस और नो, केजी में नहीं बोलते। ऐसे अगर एफपीएस सिस्टम में जाए तो 1 पाउंड इक्वल टू 0.45 kg, ये रटने वाली चीज़ है। ऐसे टाइम आप जानते हो यार, 1 आवर से 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 डे 24 आवर, डिकेड, सेंचुरी, ऐसे ही लिख लो ताकि आपको याद रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। तो अगले लेक्चर से अपन चालू करेंगे क्या? डायमेंशन। आज का लेक्चर रटना था, पूरा याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वे में ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है, ईमानदारी से। इस लेक्चर को स्ट्रक्चर करने में बहुत मेहनत करी। क्यों? ताकि आपको, क्योंकि नहीं तो पढ़ाने लगो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसा कुछ पढ़ा दो जो आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो भी मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके आपको वही चीजें बताई जो काम में आती हैं आगे। जो फालतू की चीजें थी वो हटा भी दी। बोलो क्लियर? अरे पक्का? चलो तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।